राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। हेलो एवरीवन। हमने लास्ट एपिसोड में सुना था कि मनीषा की बहन किस तरह से उसी के मंगेतर के साथ एक होटल के कमरे में एक गलत तरीके से मिलने हुए उसे दिखते हैं और फिर किस तरह से उसकी शादी अनिरुद्ध के साथ हो जाती है, जो कि पहले बचपन में तय हो गई थी लेकिन उसकी माँ की वजह से वो कैंसिल हो गई थी। और फिर साथ में वो किस तरह से रात में एक साया आकर उसे परेशान करता है, साथ ही साथ उसके घर में एक मर्डर भी हो जाता है उसकी कामवाली का। लेकिन वो बड़ी कंफ्यूज्ड है सब तरह से, कभी उसको सिद्धार्थ कभी अनिरुद्ध, और वो इतनी टेंशन में है कि वो अपने आप को भी कई बार बीमार समझने लगती है कि मुझे कुछ बीमारी हो गई है। तो अब आगे हम सुनते हैं कि उसके साथ आगे क्या होता है। ये स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस एंड रोमांस है। मालती का भयानक सपना देखने के बाद मनीषा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी अनिरुद्ध की धीमी आवाज आई। मनीषा, शांत हो जाइए। क्या चाहते हैं आप? मनीषा ने रूंधे गले से पूछा। अनिरुद्ध ने उसे और पास खींच लिया। कुछ नहीं, आपको यूं ही पकड़े रहेंगे, बस आप सो जाइए। अनिरुद्ध के लिए कहना आसान था, पर मनीषा की सांसें रुकी हुई थी। पहली बार कोई लड़का उसके इतने करीब था। उसकी पीठ अनिरुद्ध के सीने से लगी हुई थी और अनिरुद्ध का एक हाथ उसके पेट पर था। अब मनीषा का पूरा ध्यान पेट पर रखे हाथ की तरफ चला गया। ये एक अजीब सा एहसास था। वो उसके हाथ की गर्मी महसूस कर रही थी। धीरे धीरे ये गर्माहट उसके दिल तक पहुंची और डर से जकड़ा उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता पिघलता गया। दिलो दिमाग पर डर की जगह सुकून फैला और मनीषा को नींद आ गई। मनीषा की सांसों से अनिरुद्ध समझ गया कि वो सो गई है। उसने एक लंबी आह भरी। सुबह हुई तो एक अधूरेपन के एहसास के साथ मनीषा की आंखें खुली। देखा तो बिस्तर में वो अकेली थी। लेटे हुए वो अनिरुद्ध की नजदीकी के बारे में सोचती रही। लड़कों के बारे में वो ज्यादा तो नहीं जानती थी, पर सुना जरूर था कि उनकी सोच एक ही जगह तक सीमित होती है। लेकिन अनिरुद्ध ने सारी रात किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की थी। इसकी जगह उसकी शराफत थी या उसकी शारीरिक स्थिति, ये जानने का तजुर्बा मनीषा के पास नहीं था। जब किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मनीषा को अचानक डर सा लगा। उसने हड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला तो सामने बिंदिया थी। उसने कहा कि अनिरुद्ध और उसके पापा नाश्ते पर मनीषा का इंतजार कर रहे हैं। तैयार होते हुए मनीषा सोच रही थी कि अब उसे अनिरुद्ध की चिंता भी होने लगी है। वो कब और कैसे उसके जहन में यूं उतर गया था, पता ही नहीं चला। नाश्ते की टेबल पर वो अनिरुद्ध के पास बैठी तो विनायक जी ने पूछा कि वो ठीक से सोई या नहीं। मनीषा को अपनी परेशानियां खुद तक रखने की आदत थी, सो उसने कहा कि कोई परेशानी नहीं हो। आपसे छुपा रहे हैं, डर से इनकी नींद उड़ी हुई थी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें बच्चे की तरह चिपका कर सुलाना पड़ा इन्हें। विनायक जी हंसने लगे। मनीषा शर्म से पानी हो गई थी। मन हुआ चाय की प्याली में कूदकर मुंह छुपा ले। अनिरुद्ध को क्या जरूरत थी पापा से इस तरह खुलकर बात करने की। नाश्ते के बाद अनिरुद्ध और उसके पापा स्टडी में गए तो मनीषा भी अपने कमरे में आराम करने चली गई। वो लेटने ही वाली थी कि फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मनीषा ने दरवाजा खोला तो दंग रह गई। लता जी और अनीशा सामने खड़े थे। ये लोग यहाँ कैसे धमक गए? एक पल को मनीषा अपने पापा के लिए डर गई। वो ठीक तो है? वो सोचने लगी। वो कुछ पूछती उसके पहले ही लता जी ने अपने पुराने टेढ़े अंदाज में कहा, तुम्हारे सास ससुर से मिलने आई हूँ मैं। शादी तो तुमने इतनी बेढंगी की कि किसी से मिलने का मोह ही नहीं रहा हमारा। लेकिन किसी को बेटी बनाने की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। अनीशा, तुम्हें मनीषा से बात करनी थी तो तुम यहाँ रहो, मैं विनायक बाबू और अनुराधा जी से मिलकर आती हूँ। मनीषा का मन बड़ा क्रुद्ध हुआ। जब उसने उस घर से अपना सामान पैक किया था तो सोचा था कि फिर कभी उन लोगों से मिलने की जरूरत नहीं होगी। पता नहीं कब उसका माँ के तानों से पीछा छूटेगा, जब तुम उनके तानों का जवाब देना शुरू करोगी। मनीषा के मन ने उससे कहा। अनीशा ने मनीषा के कमरे को नजरें घुमाकर देखा। दरअसल वो अपनी माँ के साथ आई ही इसलिए थी कि देखे मनीषा की किस्मत कितनी बदल गई है।
बचपन से उसने अपनी बड़ी बहन को खुद से नीचे ही देखा था, तो आज रघुवंशी स्टेट के इतने शानदार घर में मनीषा को रहते देखकर उसका खून जल गया था। लेकिन अनीशा के मन में थोड़ा सुकून था। घर चाहे कितना भी अच्छा था, उसकी निजी जिंदगी दुखों परेशानियों से भरी हुई थी। सुना है मर्डर हुआ है तुम्हारे घर में, कुछ लोग अनिरुद्ध का नाम ले रहे हैं। अनीशा ने हंसते हुए कहा। मनीषा चुप थी, वो बस अनीशा को एकटक देख रही थी। मानना पड़ेगा तुम्हें मनीषा दीदी, एक हफ्ते में ही तुमने अपने पति को ऐसा पागल किया कि बेचारा अपंग आदमी एक खतरनाक कातिल बन गया। मनीषा का गुस्सा करंट सा चढ़ा और कुछ सोचने से पहले उसने अनीशा के चेहरे पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। इनाया होती तो इस बात पर तालियां बजाती, लेकिन मनीषा अपने खुद के रिएक्शन से शॉक्ड थी। एक पल को तो अनीशा समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या था, लेकिन दूसरे ही पल वो गुस्से से लाल हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम रोड से उठाई हुई? बस! अनिरुद्ध की दबंग आवाज गूंज गई। आगे एक शब्द भी बोला तो तुम्हें उठाकर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अनीशा जो अभी मनीषा की ओर बढ़ ही रही थी, वहीं रुक गई। एक पल के लिए वो यह सोच रही थी कि वो अनिरुद्ध की बात सुने या नहीं। हमने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, लेकिन आज के बाद हमारे घर में आने की इजाजत नहीं है तुम्हें, अनिरुद्ध ने कड़ी आवाज में कहा। अनीशा को लगा कि उसका यहाँ से जाना ही सही होगा। तभी जाते जाते वो मनीषा की तरफ मुड़ी और दांत पीसते हुए बोली, ये मत समझना कि मैं इस थप्पड़ को जाने दूंगी। आउट! अनिरुद्ध ने उसकी धमकी को काटा। अनीशा चली गई तो अनिरुद्ध का कड़ा चेहरा एक पल में सौम्य हो गया। आप ठीक हैं? उसने ज्यादा कुछ तो नहीं किया? मनीषा अभी भी थोड़ी हैरान थी। मैंने अनीशा को थप्पड़ मारा। अनिरुद्ध एक सेकंड शांत रहा, फिर मुस्कुराने लगा। ये हमारा प्रभाव है आपके ऊपर। ये बदलाव बहुत अच्छा है और जरूरी भी। कि आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा। मनीषा को कुछ शर्मिंदगी हुई। मारना चाहिए था, अनिरुद्ध ने संजीदगी से कहा। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तभी नौकर ने आकर बताया कि 2 पुलिस वाले मिलने आए हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मनीषा ने अनिरुद्ध की व्हीलचेयर लिफ्ट की तरफ घुमाई। लिविंग रूम में मनीषा और अनिरुद्ध उसके पापा के साथ पुलिस वालों के सामने बैठे हुए थे। माहौल थोड़ा टेंस था। मनीषा का दिल तेजी से धड़क रहा था। विनायक जी ने इंस्पेक्टर लूम्बा को देखा तो पूछा, कहिए मालती के कत्ल की तहकीकात कहाँ तक पहुँची? कातिल का कुछ पता चला? विनायक जी, हम घर की सीसीटीवी फुटेज कई बार देख चुके हैं, इंस्पेक्टर ने थकी हुई आवाज में कहा। लेकिन घर में कोई भी संदिग्ध आदमी नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या मालती ने खुदकुशी की? विनायक बाबू ने पूछा। अभी तो हम किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर तनाव में दिख रहा था। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा, ऐसा लगा कुछ कहने वाला हो। विनायक बाबू ने यह महसूस कर लिया था और वो नहीं चाहते थे कि वो अनिरुद्ध से कुछ कहे। उन्होंने बात को घुमाते हुए पूछा, लेकिन आपको सीसीटीवी पर कुछ तो काम का मिला होगा। वीडियो फुटेज भी बहुत अजीब है। मामला और भी उलझता जा रहा है। वीडियो में मालती घर से निकलकर अकेले स्विमिंग पूल तक आई, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो पूल में गिर जाती है। यह कैमरा फुटेज उसके पीछे से है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये क्यों किया। तो क्या वो डूबने से मरी? विनायक बाबू ने आश्चर्य से पूछा। जी नहीं सर, यही केस उलझ गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उसकी मौत बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के कटने और ज्यादा खून बहने से हुई है। सब हैरानी से इंस्पेक्टर को देख रहे थे। उसने सब पर एक नजर घुमाई और कहा, सेकंड उलझन है कि स्विमिंग पूल के अलावा कहीं भी घर के अंदर से लेकर पूल तक खून के नामो निशान नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मनीषा की आंखों के सामने उस खून से सने आदमी के फ्लैशेस आ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और अपने आप को नॉर्मल रखते हुए इंस्पेक्टर की बात सुनने लगी। इंस्पेक्टर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, फुटेज के हिसाब से अगर पूल पर मालती अकेली है और दूसरा कोई नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कत्ल कहीं और हुआ है। लेकिन अगर कत्ल कहीं घर में हुआ है तो फिर कहीं खून क्यों नहीं दिख रहा? यह केस बहुत उलझता जा रहा है। कत्ल हुआ है तो कोई हथियार जरूर होगा। विनायक बाबू बोले। हथियार मिल गया है सर। इंस्पेक्टर ने अनिरुद्ध की तरफ देखा जो बिल्कुल शांत बैठा था। सब यह सुनकर शॉक्ड थे। मनीषा यह सुनकर अचानक कांपने लगी। तभी उसने अपने आप को संभाला। कत्ल एक चाकू से हुआ।
घर की तलाशी से और सभी चाकुओं का हिसाब लगाने से कंफर्म हो गया कि कत्ल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला चाकू फल काटने के लिए कॉफी टेबल पर रहता है। उस पर मालती के अलावा किसी और की उंगलियों के भी निशान मिले हैं। किसके? विनायक बाबू चौंके, अनिरुद्ध बाबू के। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड रह गए। मनीषा ने घूम के अनिरुद्ध की तरफ देखा तो उसने जो देखा वो सच था। अनिरुद्ध के चेहरे पर किसी किस्म के कोई भाव नहीं थे। तभी उसका ध्यान विनायक बाबू की आवाज से टूटा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर, आप होश में तो हैं? विनायक बाबू बोले, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अनिरुद्ध ना तो चल सकता है ना ठीक से देख सकता है, तो इसके ऊपर शक कैसे किया जा सकता है? आप परेशान ना हो विनायक जी, हम लोग अनिरुद्ध बाबू पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। उनकी अंगुलियों के निशान चाकू पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने फल काटने के लिए इस चाकू का इस्तेमाल किया था। ये बात इन्होंने हमें पहले ही बताई थी। ऐसा लगता है मालती ही चाकू कॉफी टेबल से उठाकर ले गई थी। क्योंकि पूल के पास कोई भी कातिल नजर नहीं आ रहा, तो हमारा अंदाजा है कि शायद उसने वहीं खड़े होकर चाकू से अपने आप को मार डाला। इंस्पेक्टर की सारी बातें सही थी। मनीषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे, अपनी आंखों पर या दूसरों की बताई बातों पर। लेकिन इंस्पेक्टर की यह बात सुनकर घर में सबने राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर लूम्बा ने आगे कहा, ये सारा अनुमान अभी तक के सबूतों को देखकर लगाया गया है। इस वक्त हमारे पास सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम। जैसे हम यह पता नहीं कर पाए कि अगर मालती ने खुदकुशी की तो क्यों की। हम अपनी तहकीकात जारी रखेंगे, धीरे धीरे सच का पता चल ही जाएगा। विनायक बाबू कुछ देर तक इंस्पेक्टर लूम्बा की बातों पर विचार करते रहे। सीसीटीवी फुटेज पर कोई नहीं दिख रहा, स्विमिंग पूल के पास भी कोई नहीं था, लेकिन चाकू पर अनिरुद्ध की उंगलियों के निशान थे। ये चिंता की बात थी। आज इंस्पेक्टर लूम्बा ने इस बात को जाने दिया था, लेकिन कल इस पर फिर सवाल उठ सकता था। हमारा परिवार आपकी तहकीकात में पूरी तरह सहयोग करेगा। विनायक बाबू ने इंस्पेक्टर लूम्बा को ये एश्योरेंस दी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में उनकी फैमिली उनका पूरा साथ देगी। इंस्पेक्टर और उनके साथी जाने के लिए उठे तो विनायक बाबू ने उनके नौकर से कहा कि उनको दरवाजे तक छोड़ दे। दरवाजे पर छोड़ते समय इंस्पेक्टर को ऐसा लगा जैसे नौकर उनको कुछ कहना चाहता हो। तुम इस बारे में कुछ जानते हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। उन्हें पता था कि घर के नौकरों के पास घर की हर खबर रहती है। नौकर डर कर इधर उधर देखने लगा, फिर धीरे से बोला, इसके पीछे उस काले साए का हाथ है। कौन सा काला साया? इंस्पेक्टर ने पूछा। इस परिवार में नौकर बीच में ही चुप हो गया क्योंकि सामने से कोई गुजर रहा था। उसके आगे उसने कुछ नहीं बताया। गेट से बाहर निकलते हुए इंस्पेक्टर ने मुड़कर देखा। उसे इस बात पर अब यकीन होता जा रहा था कि ऐसी कोई बात जरूर थी जो इस घर के लोग उसे बताना नहीं चाहते थे। पुलिस के जाने के बाद लिविंग रूम में चुप्पी छा गई। फिर अचानक विनायक बाबू ने सब नौकर को बुलाया और उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब भी मालती की बॉडी मिलेगी तब उसका दाह संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाना चाहिए। उसके घर वालों को किसी चीज की जरूरत हो तो सब पूरी होनी चाहिए। नौकरों के वहाँ से जाने के बाद विनायक बाबू ने अनिरुद्ध की तरफ देखा। वो कुछ ज्यादा ही सीरियस नजर आ रहा था। अनिरुद्ध, तुम्हें पुलिस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अनिरुद्ध ने संजीदगी से कहा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम मालती को समझते थे वो खुदकुशी नहीं कर सकती। अगर मान भी ले कि उसने खुदकुशी की तो स्विमिंग पूल पर जाकर करने की क्या जरूरत थी? तुम कहना क्या चाह रहे हो अनिरुद्ध? विनायक बाबू बोले। जहाँ तक हमारा ख्याल है असली कातिल हमें फंसाना चाहता है, अनिरुद्ध ने बहुत शांति से कहा। विनायक बाबू और मनीषा दोनों चौंक गए। क्या ऐसी संभावना थी कि कोई उनके घर के स्टाफ का खून कर रहा था और वो फंसाना चाहता है? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो अनिरुद्ध। तुम्हें कोई क्यों फंसाना चाहेगा? तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? विनायक बाबू ने अनिरुद्ध की बात को नकारते हुए कहा। अनिरुद्ध की बात में दम तो था, शायद वो सही है। कोई उसे जरूर फंसाने की कोशिश कर रहा था, और अगर ये बात सही है तो उन्हें बहुत अलर्ट और केयरफुल रहना होगा। वो नहीं चाहते थे कि इस बात को हवा देकर उस आदमी को सतर्क कर दें जो अनिरुद्ध के पीछे इस तरह से पड़ा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि अनिरुद्ध खुद इसमें पड़े। पापा, सब कुछ इतना सीधा नहीं है, अनिरुद्ध ने समझाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात काट दी। देखो, पुलिस की तहकीकात गलत नहीं हो सकती। तुम उनको अपना काम करने दो। कुछ दिनों के लिए इधर उधर मत जाओ। तुम यहीं रघुवंशी स्टेट में रहो। यहाँ किसी की कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होगी। अनिरुद्ध थोड़ा निराश हुआ कि उसके पापा उससे सहमत नहीं थे, लेकिन शांत रहा। अनिरुद्ध अपनी स्टडी में कुछ पढ़ने चला गया और मनीषा अपने कमरे की तरफ चली गई। दोनों अपने अपने कमरे में शांत थे। वहाँ बेडरूम में मनीषा के दिमाग में सारी बातें घूम रही थी और दूसरी तरफ अनिरुद्ध की उंगलियां ब्रेल स्क्रिप्ट में छपी किताब को पढ़ नहीं पा रही थी। उसने गुस्से में किताब बंद कर दी। कमरे में बैठी मनीषा ने याद करने की कोशिश की कि उस रात क्या हुआ था। वह आदमी कौन था जिसको उसने देखा था? कोई तो था, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद है कि उसके हाथ किस तरह खून से सने थे। और फिर सीसीटीवी वीडियोस पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? क्या किसी ने या फिर मालती ने खुद अपने आप को मारा?
मनीषा इस बात पर अनिरुद्ध से सहमत थी कि मालती ने खुदकुशी नहीं की। अगर मालती खुदकुशी करना चाहती थी तो वो अपने रूम में चुपचाप कर सकती थी, इस तरह पूल पर जाके क्यों करती? अगर किसी ने वीडियो के साथ छेड़खानी की थी तो वह इंसान अनिरुद्ध नहीं हो सकता था। उसे तो ठीक से दिखाई ही नहीं देता था, वह वीडियो कैसे बदलता? और वैसे भी अगर उसे मालती को मारना ही होता तो वो अपनी उंगलियों के निशान चाकू पर नहीं छोड़ता। खूनी ने कत्ल करने के लिए घर के चाकू का इस्तेमाल किया और अपनी उंगलियों के निशान भी हटा दिए। सब कुछ देखकर तो यही लग रहा था कि अनिरुद्ध को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पापा की बात भी सही थी। व्हीलचेयर पर बैठा अनिरुद्ध किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, तो उसे फंसाने की कोशिश कोई क्यों करेगा? परेशानी यह थी कि शक तो बहुत तरह के थे, लेकिन सबूत कोई भी नहीं था। और जब तक कोई सबूत सामने नहीं आता, इन सब बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं था। दिन बहुत आहिस्ता गुजर रहे थे। मनीषा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, लेकिन अनिरुद्ध और वो कहीं बाहर भी नहीं गए। अनिरुद्ध ज्यादातर स्टडी में बैठा रहता था और ब्रेल में लिखी किताबें पढ़ता था। मनीषा की बात सिर्फ बुआ जी से ही हो पाती थी। दूसरे लोग यानी अनुराधा जी और सिद्धार्थ कभी दिखाई नहीं देते थे। तीसरे दिन मनीषा बहुत बोर हो रही थी, बस बिस्तर पर लेटे लेटे खाली दिमाग से छत को घूर रही थी। अचानक उसे ख्याल आया कि वो शादी के बाद दादी से मिलने ही नहीं गई। वह तुरंत उठी और अनिरुद्ध के पास गई। उसने हिचकिचाते हुए अनिरुद्ध से कहा, मेरा दादी से मिलने का मन हो रहा है, लेकिन पापा ने बाहर आने जाने के लिए मना किया है, क्या मैं जा सकती हूँ? मनीषा की बच्चे जैसी आवाज सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराया। हम चलेंगे आपके साथ। शादी के बाद घर के बड़ों से आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, इसलिए पापा मना नहीं करेंगे, उसने चतुराई से कहा। मनीषा खुशी से उछलने लगी। आपकी दादी हमें देखकर दुखी तो नहीं हो जाएगी? अब अनिरुद्ध हिचक रहा था। दुखी क्यों? क्या खराबी है आप में? अच्छे खासे दिखते हैं, मनीषा ने कहा। हम आपको अच्छे दिखते हैं? अनिरुद्ध ने भौहें उचकाकर पूछा। वो तो आप हैं ही। तो आप कहना चाह रही हैं कि आप हमें पसंद करती हैं? अनिरुद्ध शरारत से मुस्कुराया। मनीषा झेप गई और अपना मुंह घुमा लिया। रास्ते में मनीषा को शादी वाला दिन याद आया। उसने अनिरुद्ध से पूछा, आपको दादी के बारे में कैसे पता चला था? अनिरुद्ध एक पल चुप रहा, फिर बोला, आपकी जिंदगी के हर पहलू के बारे में हमें पता है और हमें पता था कि दादी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मनीषा एक पल के लिए चुप हो गई। उसे डर था कि वो मनीषा की जिंदगी पर पूरी नजर रखता था। अगर एक नजर से देखो तो यह कंसर्न भी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मनीषा आगे कुछ नहीं सोचना चाहती थी। तभी दोनों वृद्धाश्रम पहुंच गए। मनीषा ने दादी को खोजा, पता चला वो लॉन में बैठी हैं। अनिरुद्ध की व्हीलचेयर को लेकर मनीषा वहां गई। दादी, मनीषा ने दौड़कर दादी को गले लगाया। दादी हमेशा की तरह उसे देखकर बहुत खुश हुई। कहाँ थी? मैं तुम्हें याद कर रही थी, दादी बोली। शादी क्या की, तुम तो गायब ही हो गई। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। देखिए, मैं अनिरुद्ध को साथ लेकर आई हूँ, सोचा कुछ वक्त आपके साथ बिता लें। उस दिन आपको अनिरुद्ध को ठीक से जानने का मौका नहीं मिला था। अनिरुद्ध पास में था और उनकी बातें सुन रहा था। वो अब अनिरुद्ध की व्हीलचेयर को दादी के और पास लाने लगी। मनीषा ने अनिरुद्ध की व्हीलचेयर दादी के नजदीक लाकर लगा दी और धीरे से कहा, अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण अब वो नहीं चल पाते और ठीक से देख नहीं पाते। मनीषा की आवाज में कोई दया या शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक स्वीकृति थी। अनिरुद्ध को अच्छा लगा। दादी ने अनिरुद्ध की तरफ झुककर अपने चश्मे से उसका चेहरा ठीक से देखने की कोशिश की। उस दिन मंदिर में ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम चल सकते हो या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम दोनों ने शादी की है तो कुछ सोच कर ही की होगी। लेकिन मैं आज तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी, मनीषा बहुत अच्छी लड़की है। ये खुद अपना ख्याल नहीं रखती, तुम्हें रखना होगा, कभी दुखी नहीं करना इसे। आप है ना दादी, मुझे परेशानी हुई तो मैं भागकर आपके पास आ जाऊंगी, मनीषा ने कहा। अभी अभी तो शादी हुई है, अभी से भागने की बात? दादी ने नकली गुस्सा दिखाया। कोई बात नहीं, ये भागकर दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, हम इन्हें ढूंढ निकालेंगे। मनीषा ने चौंक कर अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध की आवाज में कोई मजाक नहीं था। उसका चेहरा फिर कठोर हो गया था। जब भी मनीषा को लगने लगता था कि उसकी और अनिरुद्ध की कुछ दोस्ती हो रही है, तो अनिरुद्ध कुछ न कुछ ऐसी बात कह देता था कि मनीषा के मन में फिर से डर और संदेह पैदा हो जाता था। कुछ देर बाद उसने याद दिलाया कि अब घर जाना चाहिए। मनीषा जाने के लिए उठी, तभी दादी ने दोनों का हाथ थामकर समझाते हुए कहा, तुम लोगों की अभी अभी शादी हुई है, एक दूसरे को समझने में समय लगेगा। आपस के झगड़े को सुलझाना बढ़ाना नहीं, और कोई भी फैसला जल्दी में बिना सोचे मत लेना। वृद्धाश्रम से लौटते हुए कार में अनिरुद्ध के मन में तरह तरह के सवाल थे। उसके लिए मनीषा और दादी का रिश्ता अजीब था। मनीषा उनसे बिना किसी रिश्ते के इतनी जुड़ी हुई थी। क्या सच में उन दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं था? और भी तो बूढ़े लोग थे वृद्धाश्रम में, उनसे तो इतनी करीब नहीं थी वो। दादी से आपका क्या रिश्ता है? आखिर उसने पूछ ही लिया। खून का रिश्ता नहीं है, मेरे माँ बाप का पता नहीं है, तो जाहिर है वो मेरी अपनी दादी नहीं है। मनीषा थोड़ी दुखी थी।
मैं उनसे वृद्धाश्रम में ही पहली बार मिली थी। उनकी पोती की मौत से वो सदमे में थी और पता नहीं क्यों मुझे देखते ही उनको गलतफहमी हुई कि मैं उनकी पोती हूँ। हम में से किसी में उनका दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं उनकी पोती बन गई। अनिरुद्ध ने फिर एक अजीब सा सवाल किया, अगर हम और दादी दोनों नदी में डूब रहे हो तो आप किसको पहले बचाएंगी? मनीषा का माथा घूम गया। इस तरह के फंसाने वाले सवाल पूछना तो बीवियों का काम होता है ना। अनिरुद्ध क्या चाह रहा था? अगर हमें आपका जवाब ठीक लगा तो हम शाम को आपको सरप्राइज देंगे। जवाब हमें ठीक नहीं लगा तो आपको कुछ देना पड़ेगा। अनिरुद्ध ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों में आपका ही फायदा होगा? मनीषा ने कहा। अनिरुद्ध मुस्कुराया, और अगर मैं जवाब ही ना दूं तो दूसरा ऑप्शन माना जाएगा और आपको हम जो चाहें वो देना होगा, अनिरुद्ध बोला। अनिरुद्ध की मुस्कुराहट देखकर मनीषा समझ गई थी कि हम जो चाहे में बहुत बड़ी गड़बड़ थी। मनीषा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। हर तरफ से वो फंस रही थी। मनीषा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं आप दोनों को बचाने के लिए किसी को बुलाकर लाऊंगी क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। अनिरुद्ध जोर से हंसने लगा। हमें आपका जवाब अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आपने हमें डूबने नहीं दिया। अनिरुद्ध की मुस्कुराहट में कुछ छुपा था जो मनीषा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये भी समझ नहीं आया कि उसे ये जवाब क्यों अच्छा लगा। रात का खाना खाकर जब दोनों अपने कमरे में पहुंचे तो अनिरुद्ध बोला, आज हमने आपको एक सरप्राइज देने का वादा किया था, याद है? याद है, मनीषा ने कहा। उसे शक था कि अपने सवाल से अनिरुद्ध ने उसे फंसाकर अपनी ही बात मनवाई थी। हम आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, हनीमून पर। घूमेंगे और रिलैक्स करेंगे। यहाँ की परेशानियों से दूर जाकर आपको अच्छा लगेगा। मनीषा आज तक कभी कहीं घूमने नहीं गई थी, हनीमून का कभी सोचा भी नहीं था। अनिरुद्ध और उसके हनीमून पर जाने का कोई मतलब नहीं था। एक तो उन दोनों की शादी अजीब माहौल में हुई थी, ऊपर से अनिरुद्ध ना घूम सकता था ना कुछ देख सकता था। आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे और मेरी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आपको मुझे कहीं लेकर जाना पड़े। मनीषा ने कहा, हम फॉर्मेलिटी में नहीं कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको कहीं लेकर जाए। हम नहीं देख सकते, कम से कम आप तो देखें। ये कहते हुए अनिरुद्ध के चेहरे पर खुशी थी। और अगर आपको चिंता हो रही है कि आपको हमारी देखभाल करनी पड़ेगी तो आप चिंता ना करें, हमारी देखभाल के लिए कोई रहेगा, आप निश्चिंत होकर घूम सकती हैं। अनिरुद्ध ने मनीषा के लिए इतना प्लान किया, ये सोचकर उसे अच्छा तो लगा लेकिन जाने को राजी नहीं हुई। मनीषा अब भी मना करने वाली थी। अगर आपने मना किया तो हमें बहुत दुख होगा। अनिरुद्ध ने पीछे से वार किया। मनीषा परेशान हो गई कि वह क्या बोले। उसने अनिरुद्ध का चेहरा देखा, वो मुस्कुरा रहा था और जाने के ख्याल से खुश लग रहा था। मनीषा देख सकती थी कि वो सच में मनीषा को घुमाना चाहता था। ठीक है, मनीषा ने हामी भर दी। वेरी गुड, लाइए अब अपने बॉस का नंबर लगा कर दीजिए, अनिरुद्ध ने कहा। बॉस का नंबर क्यों? ताकि आप पलट ना जाएं, छुट्टी ना मिलने का बहाना लगाकर। बॉस से आपकी तरफ से हम बात कर लेते हैं। लग रहा था अनिरुद्ध ने जाने का पूरा मन बना ही लिया था। मनीषा ने अपने फोन पर मिस्टर सिन्हा का नंबर लगाया और अनिरुद्ध को दे दिया। सोचा देखते हैं कैसे काम निकालता है। बॉस से छुट्टी लेना इतना आसान नहीं है। फोन लग गया तो अनिरुद्ध ने मुश्किल से 30 सेकंड बात की होगी और रख दिया। मिल गई आपको छुट्टी। मनीषा हैरान थी, इतनी जल्दी कैसे? अनिरुद्ध बस मुस्कुरा दिया। फिर वो स्टडी की तरफ चला गया। मनीषा के फोन पर एक नोटिफिकेशन की बीप हुई। ये बीप वो पहचानती थी। वो फौरन डिस्कॉर्ड ऐप पर गई। जैसा उसने सोचा था, उसके ऑनलाइन दोस्त का मैसेज था। पिछले दिनों मनीषा उससे कोई बातचीत नहीं कर पाई थी, बस 2 शब्द का मैसेज छोड़ दिया था कि उसकी शादी हो गई है। कौन था मनीषा का ये ऑनलाइन दोस्त? कितना जानता था वो मनीषा की जिंदगी के बारे में? और क्या मनीषा अपनी शादी की सच्चाई उसको बताने वाली थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मनीषा का डिस्कॉर्ड ऐप पर अकाउंट इनाया ने बनाया था। वो सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव नहीं थी जितनी इनाया। एक दिन जब वो बहुत उदास थी तो उसने रूमी चैट्स देखा। मनीषा नाम से बहुत इंट्रिग्ड हुई और उसने चैटिंग शुरू कर दी और उसने पूछा कि उसने वो नाम क्यों रखा था। जवाब में आया कि उसे रूमी बहुत पसंद है, क्योंकि प्यार की परिभाषा उससे अच्छी कोई नहीं जानता। मनीषा को भी रूमी बहुत पसंद था। उसने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। तो बस ये सिलसिला शुरू हो गया। जब भी कुछ बात कहनी हो या फिर मन हल्का करना हो, वो हमेशा रूमी चैट्स को याद करती थी। पहचान छुपी होने के कारण बात करना कितना आसान हो जाता था। इंसान कुछ भी कह सकता था। अक्सर मनीषा अपने दिन भर की परेशानी इस दोस्त को बताया करती थी। दोनों ने इन 3 सालों में कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई। दोनों जब भी बात करते थे, परेशानी का हल मिले जरूरी नहीं था, सिर्फ कह पाना यही मनीषा को अच्छा लगता था। लगता था इस दुनिया में वो अकेली थी। उसे तो ये तक नहीं पता था कि ये फ्रेंड मेल है या फीमेल। वो ये जानकर इस फ्रेंडशिप को खोना नहीं चाहती थी। मनीषा भी हैरान थी कि वो रूमी चैट्स के साथ इतनी फ्री कैसे हो गई थी।
मनीषा ने अपने फोन पर रूमी चैंट्स के मैसेज को पढ़ा। शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? पहली बार मनीषा सच नहीं बता सकती थी। फिर भी घर और ऑफिस के काम को डिस्कस करना एक बात थी और पति पत्नी के बीच के रिश्ते को डिस्कस करना दूसरी बात थी। पहली बार जवाब लिखते हुए मनीषा झिझकी। उसने लिखा, अच्छी चल रही है। तुम दोनों के बीच रिश्ता कैसा है? उसने पूछा। अच्छा है, मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मनीषा ने लिखा। जवाब में एक रोने के इमोजी के साथ लिखा था, मुझे अब जलन हो रही है। क्यों जलन हो रही है? मनीषा ने लिखा। मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा ख्याल तुम्हारा कोई नहीं रख सकता, और अब तुम कह रही हो तुम्हारा पति सबसे ज्यादा ख्याल रखता है, तो मेरी इम्पोर्टेंस कम हो गई। सामने से रिप्लाई आया, लेकिन अगर तुम मेरा ख्याल सबसे ज्यादा रखते हो तो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए कि मेरा पति मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता है। तुम क्या चाहते हो, वो मुझे टॉर्चर करे? मनीषा हंसी। वो बात भी ठीक है, और आगे का क्या प्लान है? इस बात से मनीषा सोच में डूब गई। आगे की जिंदगी के बारे में तो उसने सोचना शुरू भी नहीं किया था। मनीषा ने लिखा, अभी तो शादी हुई ही है, आगे की आगे देखेंगे। उसके दोस्त का जवाब आया, ठीक है, लेकिन कभी कोई जरूरत पड़े तो जरूर बताना। थैंक्स, मनीषा ने लिखा। तभी रूमी चैंट्स ऑफलाइन हो गई। मनीषा ने मुस्कुराते हुए फोन ऑफ किया और साइड में रख दिया। वो सोने की तैयारी करने लगी। बाथरूम में भी उसके दिमाग में यही चिंता थी कि उसे अनिरुद्ध के साथ एक ही बेड पर सोना था। अगर आज भी अनिरुद्ध ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा तो वो क्या करेगी? जब वो बाथरूम से निकली, अनिरुद्ध कमरे में आ चुका था। मनीषा ने हिम्मत करके धीरे से पूछा, क्या मैं आज स्टडी में सो सकती हूँ? अनिरुद्ध का चेहरा उतर गया। आपको हमारे साथ सोने में तकलीफ होती है? मनीषा ने जल्दी से कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, मैं बार बार उठती हूँ और आपकी नींद खराब हो जाती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम स्टडी में सो जाएंगे, हमें एक फुटबॉल मैच सुनना है। ये कहकर अनिरुद्ध ने अपनी व्हीलचेयर घुमाई और कमरे के बाहर चला गया। मनीषा कुछ कहती इससे पहले वो वहाँ से जा चुका था। वो बिस्तर पर लेटी तो हल्का महसूस कर रही थी और उसे तुरंत नींद आ गई। तभी कुछ घंटों बाद रात में गहरी नींद में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए हैं। उसकी कलाई में दर्द हुआ। नींद खुलने से पहले ही वही पुराना डर उसके शरीर में समा गया। फिर से कुछ बुरा होने वाला था क्या? फिर से वही भयानक सपना आने वाला था? मनीषा अपने हाथ हिलाना चाहती थी लेकिन हिला नहीं पाई। उसने अपनी आंखें खोली तो पता चला कि यह सपना नहीं था। वहाँ कमरे में सचमुच एक आदमी था। उसने चेहरे पर एक नकाब पहना था। वह आदमी उसके हाथों को रस्सी से बांध रहा था, जिससे मनीषा की कलाई छिल रही थी। इससे पहले कि वह मनीषा का मुंह बंद करता, वो जोर से चिल्लाई, बचाओ! लेकिन इस बार उस आदमी को मनीषा के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मनीषा चिल्लाती रही लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया। चिल्लाना बंद करो, कोई नहीं आने वाला, उस आदमी ने कहा। दो आंखें मनीषा को नकाब के अंदर से घूर रही थी। आंखें लाल थी। मनीषा ने भी उसे घूरा, जैसे नजरों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हूँ। फिर उस आदमी ने उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाला। मनीषा फिर चिल्लाने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब वो आदमी उसके ऊपर लेट गया। ये सोचकर कि उसके साथ क्या होने वाला है, मनीषा के अंदर चित्कार उठी। उसने इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया। वो जितना लड़ने की कोशिश कर रही थी, उस आदमी की हरकतें उतनी ही बढ़ रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। वो चाहकर भी अपने आप को बचा नहीं पा रही थी, और उसकी आवाज कोई क्यों नहीं सुन पा रहा था? इन सब सवालों के जवाब मनीषा के पास नहीं थे। फिर मनीषा को अपने शरीर में किसी के अंतर्वेद का एहसास हुआ। गुस्सा, अपमान, दुख, शर्म, इन सब एहसासों का एक आवेग उठा और मनीषा डूबती चली गई। ये आदमी उसकी मर्जी के बिना ये सब कैसे कर सकता था? अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। मनीषा की आंखें खुली तो उसके चेहरे पर सुबह की रोशनी थी। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसने अपनी आंखों को बचाने के लिए अपना हाथ उठाया तो चौंक गई। उसकी कलाइयों पर लाल निशान थे जहां उसे बांधा गया था। मनीषा तुरंत उठकर बैठ गई, लेकिन बेड पर इस बार भी कोई निशान नहीं थे। मनीषा के कपड़े भी ठीक थे। इस बार वो जानती थी कि उसने कल रात सपना नहीं देखा था। उसकी कलाइयों पर रस्सी के निशान थे और उसके शरीर में इतना दर्द था जैसे कि उसके ऊपर से ट्रक गुजर गया हो। इसका मतलब वह नकाबपोश सच में था और उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी। तो फिर पहले भी उसने सपना नहीं देखा था। शादी के बाद पहली रात उनके बंगले में भी वही आया था और कल रात वो इस घर तक पहुंच गया। रात की घटना को सोचकर मनीषा का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो कांपने लगी। फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर वह आदमी रघुवंशी स्टेट तक आ गया था तो मनीषा कैसे बचेगी उससे? उसे ये बात अब अनिरुद्ध को बतानी होगी। मनीषा खाली पैर दौड़ती हुई स्टडी की तरफ गई। अंदर गई तो देखा अनिरुद्ध सो रहा था। उसकी गोद में हेडफोन्स थे और उसने कल के ही कपड़े पहने हुए थे। शायद वो मैच सुनते सुनते सो गया था। मनीषा ने सोचा कि वह उठने पर बताएगी, पर अनिरुद्ध हिला और उसकी आंखें खुल गई। मनीषा आगे बढ़ी और गुड मॉर्निंग कहने ही वाली थी कि देखा अनिरुद्ध की आंखें लाल थी। अचानक उसे नकाब के पीछे से घूरने वाली लाल आंखें याद आ गईं। मनीषा ने फौरन अपने दोनों हाथ अपनी आंखों के आगे ऐसे रखे जिससे अनिरुद्ध का बाकी चेहरा ढक गया।
सिर्फ आंखें दिख रही थी। मनीषा के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। आंखें बिल्कुल वैसी ही थी। मनीषा को लगा वो जोर जोर से रोने लगेगी, तो उसने अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया ताकि कोई आवाज ना हो। तो क्या अनिरुद्ध ही वो नकाबपोश आदमी है और अनिरुद्ध ने उसके साथ इतना सब कुछ किया? तो क्या लोग जो कहानियां बताते हैं उसके बारे में वो सच है? लेकिन अनिरुद्ध चल नहीं सकता। हालांकि मनीषा ने उस नकाबपोश को चलते हुए तो कभी नहीं देखा था। जब भी नींद खुलती तो वो बेड पर ही था और उसके वहां होते हुए ही मनीषा बेहोश हो जाती थी। दोनों बार यही हुआ था। उसने अपने पैरों से मनीषा के पैर जरूर दबा दिए थे, लेकिन हो सकता है उसने सिर्फ अपने वजन का सहारा लिया हो सकता है स्विमिंग पूल पर दिखने वाला आदमी अनिरुद्ध ना हो और ये नकाबपोश अनिरुद्ध हो। मनीषा का सर घूमने लगा। उसने तो सोचा था कि वो अनिरुद्ध को बताएगी, वो उसको बचा लेगा, लेकिन अगर अनिरुद्ध ही वह नकाबपोश है तो वो किससे मदद मांगे? पहले वो अपने डरावने सपने से डर रही थी, अब लग रहा था कि काश ये डरावना सपना ही होता। उसकी साधारण सी जिंदगी कब इतनी डरावनी और पेचीदा हो गई? उसने तो कोई ऐसे बड़े सपने भी नहीं देखे थे। एक साधारण लेकिन इज्जत की जिंदगी। अनिरुद्ध की बात को वो किसको बताए, किस पर विश्वास करे? ये सब सोचकर मनीषा ने धीरे से अपने कदम पीछे लिए और वो जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, अनिरुद्ध की आवाज सुनाई दी। कौन है? आप है मनीषा? अनिरुद्ध ने पूछा। मनीषा वही की वही रुक गई। जी हाँ, किसी तरह मनीषा के मुंह से निकला। हमें उठाने आई हैं? अच्छा किया, कल रात हम देर तक मैच सुनते रह गए, पता नहीं कब नींद आ गई। मनीषा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सब कुछ जैसे एक हॉरर फिल्म सा था। वो अनिरुद्ध को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नाश्ते की टेबल पर अनिरुद्ध के पापा ने मनीषा का चेहरा देखा और कहा, बेटा कल रात तुम ठीक से सोई नहीं? मनीषा का दिमाग सुन्न था, उसे सवाल समझ में नहीं आया, पर उसने अपना सिर हिला दिया। विनायक बाबू ने अनिरुद्ध से कहा, बेटे ध्यान रखो मनीषा का। अनिरुद्ध मुस्कुराया। दरअसल कल रात हम देर तक मैच सुनते रह गए और स्टडी में ही सो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिद्धार्थ की तेज आवाज आई। वो नींद में आधा झुका हुआ डाइनिंग टेबल की तरफ आया। उसके पापा ने झुड़का, अब उठ रहे हो? रात को क्या कर रहे थे? यह हालत क्यों बनाई हुई है? बहुत बड़ी बात हुई कल रात, मजा आ गया। हंसते हुए सिद्धार्थ बोला। मनीषा की नजर सिद्धार्थ पर गई। उसने देखा कि उसकी आंखें भी लाल थी, जैसे वो रात भर नहीं सोया हो। मनीषा को लगा ये आंखें देखी सी क्यों लग रही है, और फिर से उसके आगे वह नकाबपोश का चेहरा आ गया। उसकी आंखें भी तो बिल्कुल ऐसी ही थी। ये सोचकर मनीषा के हाथ से चम्मच छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा सफेद हो गया। तो क्या अनिरुद्ध नहीं सिद्धार्थ वो नकाबपोश था? धीरे धीरे मनीषा को सब कुछ समझ में आने लगा। अनिरुद्ध और सिद्धार्थ जुड़वा थे और एक जैसे दिखते थे। उसका शक अनिरुद्ध पर गया, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वो सिद्धार्थ भी तो हो सकता था। सिद्धार्थ बिल्कुल सही बैठता था, वो चल सकता था, देख सकता था। उसके लिए रात में दोनों घरों में घुसना भी आसान था, और उसने पहले भी मनीषा के साथ बदतमीजी की थी। और फिर अनिरुद्ध तो मनीषा का पति था, अगर उसे कुछ चाहिए था तो वो कह सकता था। उसे नकाब पहनकर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं थी। अनिरुद्ध और सिद्धार्थ का चेहरा भले ही एक जैसा था, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। मनीषा अब बस हैरान थी कि उसे पहले ये क्यों नहीं ध्यान रहा कि सिद्धार्थ हो सकता है। जब उसने पहली बार चलते फिरते अनिरुद्ध को देखा तभी उसे समझ जाना चाहिए था। मनीषा को कत्ल की रात का ख्याल आया। उस रात उसने जिस आदमी को देखा था वह अनिरुद्ध के जैसा दिखता तो जरूर था, लेकिन वह मनीषा की तरफ देख रहा था और अपने पैरों पर खड़ा था। तो क्या वो आदमी भी सिद्धार्थ ही था? तो क्या सिद्धार्थ कातिल था और इतने दिनों से घर के सारे कत्ल वही कर रहा था? उसके लिए कत्ल करके सबूत अनिरुद्ध के खिलाफ कर देना तो आसान भी रहा होगा। सिद्धार्थ इतना बड़ा राक्षस था, लेकिन वो यह बात घर के लोगों से कैसे बताए? उसके पास कोई सबूत नहीं था, लोग उसकी बात मानेंगे? वो इस घर में नई आई थी। अगर वो बिना सबूत के सिद्धार्थ पर इल्जाम लगाने लगे तो उसकी लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उसे सबूत जुटाना होगा, कम से कम उसके साथ जो हुआ उसका। रात की घटना याद आते ही फिर से मनीषा का दिल बैठने लगा। अभी उसे क्या करना चाहिए? कहीं वो इसके चलते प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। मनीषा को डर लग रहा था कि रात में हुए बुरे हादसे से कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। उसने कहानियां सुनी थी कि अक्सर ऐसे हादसों के बाद कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। मनीषा को पहली बार पता चला था कि दुनिया इतनी जालिम है और उसके साथ ये सब भी हो सकता है। और ना ही कभी उसकी माँ ने उसे इस बारे में कुछ समझाया था। उसे इनाया की याद आई, वही थी जो मनीषा के इस समय हेल्प कर सकती थी। वो खाना भी नहीं खा पा रही थी। उसने अनिरुद्ध से पूछा, मैं अपनी दोस्त से मिलने जाना चाहती हूँ। दोस्त? लड़का या लड़की? अनिरुद्ध सीरियस था। लड़की, इनाया। आप उससे मिल चुके हैं? मनीषा को अनिरुद्ध का यूं सवाल करना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ड्राइवर ले जाएगा आपको। ठीक है, थैंक्स। मनीषा तैयार होकर बाहर चली गई। उसने इनाया से एक मॉल में मिलने का प्लान बनाया था। ड्राइवर ने बेसमेंट में गाड़ी पार्क कर दी। तब मनीषा ने कहा कि वो वहीं इंतजार करे और लिफ्ट से ऊपर चली गई।
वहाँ उससे इनाया मिली और देखते ही बोली, क्या यार, खुद बुलाकर भी लेट। सॉरी यार, अच्छा मुझे एक मेडिकल स्टोर जाना है। मनीषा ने कहा, मेडिकल स्टोर जाना है? तो मॉल में क्या कर रहे हैं? इनाया हैरान होकर बोली, यहाँ आसपास तो होगा। मनीषा ने मॉल के एग्जिट डोर की तरफ चलते हुए कहा। मॉल से निकलने के बाद दोनों ने रोड क्रॉस की और एक मेडिकल स्टोर पर आ गए। अंदर जाकर उसने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए। इनाया ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अनिरुद्ध और तू, मतलब दोनों? पहली बार इनाया के पास अल्फाज नहीं थे। तुम दोनों ने कुछ किया? कब? कैसे? इनाया जोर से फुसफुसाई। मेडिकल स्टोर से निकलने के बाद मनीषा इनाया को पास के कैफे में ले गई। इनाया बोलती जा रही थी, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुझसे पूछना चाहती थी लेकिन समझ नहीं आया कि कैसे पूछूं। अनिरुद्ध व्हीलचेयर पे है तो मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों का कुछ हो सकता है या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। मनीषा बोली, क्या मतलब? मनीषा के फेस पर जो एक्सप्रेशंस थे उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हुए इनाया बात को समझने की कोशिश कर रही थी। जो हुआ अनिरुद्ध के साथ नहीं हुआ, मनीषा ने कहा। क्या? इनाया चौंक गई। और मेरी मर्जी से भी नहीं हुआ। तो बोल क्या रही है, क्या हुआ तेरे साथ? इनाया अब घबरा गई थी। उसके बाद मनीषा ने इनाया को शादी की रात से लेकर कल रात तक की बात बताई। मनीषा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इनाया को यकीन नहीं हो रहा था कि मनीषा सच बोल रही है, और फिर भी उसके मुंह से निकल गया, तू श्योर है कि तूने कोई सपना नहीं देखा? पहली रात के बाद मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैंने ऑनलाइन चेक भी किया था। कुछ लोगों के साथ होता है कि डरावने सपने आते हैं और लगता है कि हकीकत में हुआ है, लेकिन मेरे साथ ये सच में हो रहा था। मैं सपना नहीं देख रही थी। तुम्हें विश्वास नहीं तो देखो। मनीषा ने अपने हाथ दिखाए। उस पर अभी भी रस्सी के निशान थे। ये देखकर इनाया की आंखों में आंसू आ गए। मनीषा बहुत बड़ी मुसीबत में थी। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? अगर इसके पीछे कोई और होता, बाहर का आदमी, तो भी आसान नहीं होता। लेकिन सिद्धार्थ तो अनिरुद्ध का भाई है। तो जानती है उस पर इल्जाम लगाने के बाद तेरे लिए कितनी मुश्किलें पैदा होंगी। पता नहीं कोई तेरा भरोसा करेगा भी या नहीं, लेकिन उसे जाने नहीं देंगे मनीषा। उस शैतान को सबक सिखाना ही होगा। इनाया ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, मैं हैरान हूँ कि वो ये सब करके साफ बच के निकल रहा है। ये बता, तुझे कैसे पता चला कि वो सिद्धार्थ है? उसकी आंखों से। मैं भी कितनी पागल हूँ, मेरे दिमाग में कभी सिद्धार्थ आया ही नहीं। मैं तो अब तक अनिरुद्ध को ब्लेम कर रही थी, लेकिन कल रात जब मैंने उन आंखों को देखा तो आज सुबह सिद्धार्थ की भी आंखें वैसे ही लाल थी। लेकिन अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ शक है। और बात सिर्फ उस नकाबपोश की नहीं है। मुझे लगता है मैंने मालती की कत्ल की रात सिद्धार्थ को ही देखा था, पूल के पास। मनीषा ये सब बताते हुए घबरा रही थी और इनाया के चेहरे का भी रंग उड़ गया था। उसने अपनी आवाज धीमी करके मनीषा से पूछा, ये पूरी सिचुएशन ही वियर्ड है। तुम्हें अजीब नहीं लगता कि घर में अनिरुद्ध के एक्सीडेंट के बाद से इतनी मौतें हुई हैं? और कमाल की बात तो ये है कि वो हैंडीकैप है, तब भी उसके ऊपर ही सारे इल्जाम लग रहे हैं। इनाया के टोन में बहुत संजीदगी थी। उसने मनीषा को समझाते हुए कहा, देख, अभी तो किसी से कुछ मत कह। पहले हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे, लेकिन साथ में तुझे कोई उपाय लगाना होगा इस नकाबपोश से बचने के लिए। मनीषा की आंखों में अब आंसू आ गए थे। वो इनाया की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ इनाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। अरे तो इस तरह से मत रो, ऐसे कैसे हार मान रही है? तो एक आइडिया है मेरे पास। तू एक चाकू रख अपने साथ तकिए के नीचे। किसी ने देख लिया तो कह देना टोटका है, और अगली बार अगर वो आया तो ये चाकू तेरे काम आएगा। उसे मार नहीं पाई तो कम से कम घायल कर देना, बच पाएगी। मनीषा को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ ये किया जा सकता है। तूने अनिरुद्ध को बताया? इनाया ने पूछा। मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कहूँ कि उसके भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, और ये कि घर में होने वाले कत्ल भी वही कर रहा है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर अनिरुद्ध मेरी बात मान भी लेगा तो क्या परिवार वाले सिद्धार्थ को पुलिस के हवाले करेंगे? नहीं, वो उसको बचाने की कोशिश करेंगे। मनीषा ने देखा कि हमेशा खुश रहने वाली इनाया का चेहरा ये सब सुनकर उतर गया था और उसकी आंखों में आंसू थे। मनीषा ने अपने आप को संभाला और वो माहौल को थोड़ा इजी करते हुए बोली, अच्छा मैं तो बताना ही भूल गई कि मैं और अनिरुद्ध बाहर जा रहे हैं हनीमून पर। ये सुनते ही इनाया का चेहरा खिल गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो कभी कहीं घूमने नहीं गई? उस पर से उस शैतान से भी छुटकारा मिलेगा कुछ दिनों के लिए। ये अनिरुद्ध अच्छा कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग अनिरुद्ध को ही बुरा समझ रहे थे, जबकि असली विलन कोई और है। ये डबल रोल का चक्कर ही खराब है। तभी अचानक से वो खड़ी हुई और उसने मनीषा को हाथ से खींचते हुए कहा, तेरे पास कपड़े कहाँ हैं हनीमून के लिए? चल चल शॉपिंग करते हैं। मेरे पास बहुत कपड़े हैं, अभी कपड़े नहीं चाहिए। मनीषा बोली, नहीं है, बोरिंग कपड़े हैं, चलो। इनाया मनीषा को खींचते हुए मॉल में ले गई। शॉपिंग करते हुए वो एक ब्रांडेड बैग्स की शॉप में चले गए। वो एक महंगा इंटरनेशनल ब्रांड था। सेल्स गर्ल ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, आप लोग देखिए बैग्स, मेरी जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। मनीषा और इनाया बैग्स देख रहे थे। इतने में पीछे से एक लड़की की इठलाती सी आवाज आई,
मुझे ये वाला बैग दिलाओ ना प्लीज। सेल्स गर्ल ने बहुत जोश के साथ कहा कि उसकी पसंद उम्दा है और वो बैग लिमिटेड एडिशन है। उसके दुनिया में 4 ही पीसेस हैं। इनाया के कान और आंखें उस ड्रामे पर ही थे। 1,20,000 का बैग है, उसने फुसफुसाकर मनीषा को बताया तो मनीषा ने हंसकर कहा, पैसे की बर्बादी है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। जब उसने वो बैग पसंद किया तो लड़के ने तैश में जवाब दिया, ले लो जो भी बैग चाहिए। लड़के की आवाज सुनकर मनीषा चौंकी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा तो उसका शक सही निकला। वो लड़का सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को देखकर मनीषा के जख्म हरे हो गए। वो दुकान में उसके आमने सामने नहीं होना चाहती थी, इसलिए बिल्कुल कोने में घुस गई। तभी इनाया एक पर्स को ट्राई करते हुए बोली, मनीषा ये देख, तुझ पर ये बहुत अच्छा लगेगा। इनाया इस बात से बेखबर थी कि मनीषा छुपने की कोशिश कर रही है। मनीषा ने अपना सर पीट लिया। अब वो छुप नहीं सकती थी और जैसा उसे डर था, सिद्धार्थ ने उसे देख लिया। फिर मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ आया और कहा, ये क्या, रघुवंशी परिवार की बहू होकर आप डिस्काउंट में शॉपिंग कर रही हो? अच्छा रुको। जो बैग अभी उसकी गर्लफ्रेंड ने पसंद किया था वो सेल्स गर्ल के हाथ में ही था। सिद्धार्थ ने उसे मनीषा के लिए पैक करने को कहा और धीरे से मनीषा से बोला, जो काम भाई नहीं कर पा रहा वो मैं कर देता हूँ। मनीषा गुस्से से भर गई। शायद वो सिर्फ पर्स की बात नहीं कर रहा था, उसका इशारा और कहीं भी था। लेकिन यहाँ मनीषा उसका जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने वही बैग लेकर इनाया के हाथ में थमा दिया। इनाया सिद्धार्थ की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसकी बोलती बंद हो गई और वो एकदम अनिरुद्ध की तरह दिखता था। एक पल के लिए उसे लगा कि वो अनिरुद्ध ही है। मुझे ये बैग बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मेरी फ्रेंड को पसंद है तो मैं उसके लिए ले लूंगी और मैं अपना पेमेंट खुद करूंगी। मनीषा ने वो कार्ड निकाला जो उसे अनिरुद्ध ने दिया था। सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड ने अब शिकायत की और मनीषा से लड़ने लगी। मनीषा ने उसे चुपचाप अनदेखा कर दिया। फिर वो सिद्धार्थ के पास रोने धोने गए, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान मनीषा पर था। उसने उसे झड़क दिया क्योंकि वो अब उसकी नैगिंग से इरिटेट हो गया था। इनफ, जस्ट स्टॉप क्राइंग एंड लीव। वो लड़की पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। सिद्धार्थ मनीषा के करीब आ गया और उसके कानों के पास जाकर कहा, बहुत दिलचस्प लड़की हो आप, आई लाइक इट। घर पर मिलते हैं भाभी। उसके जाते ही इनाया बोली, बड़ा ही लीचर आदमी है, ये तेरे कान में घुस के क्या कह रहा था? छोड़ो चलते हैं। मनीषा बोली, अरे ये बैग मैं नहीं ले सकती मनीषा, बहुत महंगा है। अब वो चला गया, इसको लौटाकर दूसरा ले लेते हैं। इनाया बोली, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हें पसंद था, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये पैसे जो मैंने दिए हैं, अनिरुद्ध ने कहा है मेरे हैं। मनीषा ने कहा, लेकिन तू इस तरह पैसे खर्च करेगी तो उन्हें लगेगा कि उनके पैसे उड़ा रही है। इनाया ने हिचकिचाते हुए बोला, पर्स वापस किया तो अनिरुद्ध का मजाक बनाएगा सिद्धार्थ, तुम इतनी चिंता मत करो, इसको शो ऑफ करो। इनाया कंफ्यूज दिख रही थी। उसने मनीषा की तरफ देखा और मनीषा ने स्माइल करते हुए अपना सर हिलाया। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन यह आदमी है बहुत ढीठ, आंखों में तिनका भर भी शर्म या झिझक नहीं। मनीषा ये बात सुनकर सीरियस हो गई। इनाया ने अब सर ठोका, तेरा बैग लेने की बजाय मेरा ले लिया। अब कम से कम जाकर एक अच्छा चाकू खरीद लेते हैं, आज रात से ही तू तैयार रह। मनीषा का मन बहुत बेचैन था। वो दो राहे पर थी कि क्या उसे अनिरुद्ध को सच बताना चाहिए। मनीषा की उलझनों से अनजान अनिरुद्ध बुद्ध सा चेहरा लेकर ऑफिस में बैठा था। कोई भाव नहीं था उसके चेहरे पर और आंखें सीधी सामने हवा में थी। उसके सामने संजीव बैठा था। वो कभी ऐसे बैठता था, कभी वैसे, जैसे कुर्सी में कांटे लगे हों। दरअसल वो अनिरुद्ध से कुछ कहने आया था, लेकिन शुरू कैसे करे समझ नहीं पा रहा था। अनिरुद्ध का अपना ऑरा वैसे ही लोगों को डरा देता था, ऊपर से वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। अनिरुद्ध को संजीव की कुछ दिनों पहले की हरकतें याद थी। हालांकि अनिरुद्ध जानता था कि वो संजीव की शादी मनीषा से वैसे भी नहीं होने देता, लेकिन संजीव ने मनीषा की बेइज्जती की थी। इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए संजीव के साथ उसका बर्ताव इतना ठंडा था। इधर संजीव मनीषा की शिकायत करने आया था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि अनिरुद्ध कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए हिम्मत जुटा रहा था। तो आगे क्या होगा इस कहानी में जानने। संजीव अनिरुद्ध के ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि वो बात कहाँ से शुरू करे। वो अनिरुद्ध से पहली बार मिल रहा था और उसके कोरे चेहरे को देख के बात करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। उसका फेस ब्लैंक था, एक्सप्रेशनलेस। अनिरुद्ध बिना कुछ कहे बहुत सब्र के साथ बैठा हुआ था। उसका संजीव को कंफर्टेबल करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार संजीव ने बात शुरू कर दी। लिसन ब्रो, मुझे नहीं पता था कि दोनों सिस्टर्स की क्या कहानी है। मैंने जानबूझकर मनीषा को हर्ट नहीं किया। मैंने मनीषा से माफी भी मांग ली है। आई थिंक उसे अनीशा से बदला नहीं लेना चाहिए। संजीव के बोलने के बाद रूम में खामोशी थी। फिर अनिरुद्ध ने अपनी बर्फीली आवाज में कहा, पहली बात, आई एम नॉट योर ब्रो। दूसरी बात, अगर तुमने जानबूझकर मनीषा को चीट नहीं किया तो क्या उसकी बहन के साथ अनजाने में सो रहे थे, वो भी उसके पीठ पीछे। अनिरुद्ध की बात और टोन सुनकर संजीव को यह अंदाजा हो गया था कि मामला बहुत सीरियस होने वाला है। उसके पसीने छूट रहे थे। हमें बहुत पहले से मालूम था कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है।
तुम्हारे पास मनीषा को सच बताने का बहुत समय था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अनीशा ने रोका होगा। अगर तुम बता देते तो वो अपनी बहन को बेवकूफ बनाने का मजा नहीं लूट पाती। मनीषा को तो हमने ऑफर किया था तुम दोनों से बदला लेने का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अगर ये सच है तो मनीषा ने अनीशा को थप्पड़ क्यों मारा? उस दिन से काफी ड्रामा चल रहा है मेरी लाइफ में, संजीव ने दोस्ताना दिखाते हुए कहा। मैं बस रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, तुम मनीषा को समझा दो, मैं अनीशा को समझाता हूँ। तुम्हें तो पता है लड़कियों का क्या ड्रामा रहता है। अनिरुद्ध को संजीव के इस तरह बात करने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में इतनी दोस्ती है कि तुम मुझे तुम कहकर एड्रेस कर सकते हो, और मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है कि मैं इन स्टूपिड ड्रामास के बारे में सोचूं। तुम अनीशा को समझा दोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगली बार उसने मनीषा से बदतमीजी की तो फिर हम उसे समझाएंगे और फिर तुम लोगों को लगेगा कि थप्पड़ मारना ही बेहतर होता। अब तुम जा सकते हो। अनिरुद्ध की आवाज के बर्फीलेपन से संजीव डर गया और वो फौरन खड़ा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसने शादी नाम के मधुमक्खी के छाते में हाथ डाला। यू आर वियर्ड मैन, बड़बड़ाता हुआ संजीव निकल गया। संजीव के जाने के बाद कैलाश अनिरुद्ध के कमरे में आया। सर, मैडम ने अपना कार्ड इस्तेमाल किया है बैग खरीदने के लिए, यह रहा बिल। अनिरुद्ध मुस्कुराया, ये सोचकर कि कम से कम मनीषा ने पैसे खर्च करना तो शुरू किए, लेकिन उन्होंने बैग अपनी सहेली के लिए खरीदा है। कैलाश ने बताया। अच्छा, अब तुम खुद उस स्टोर पर जाओ और उनके जितने भी नए डिजाइन के बैग्स हैं लेकर उन्हें आओ। कैलाश चौंका, लेकिन वो सिर्फ जी कहकर वहां से चला गया। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक स्माइल थी। मनीषा ने जब घर पहुंचकर अपने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कमरे में 10 नए बैग्स रखे थे। सभी बैग्स उसी इंटरनेशनल ब्रांड के थे जहां वो आज शॉपिंग करने गई थी। ये सब कौन लाया? मनीषा बोली। जी, हम लेकर आए हैं। कैलाश पीछे से चलकर आया। अनिरुद्ध बाबू ने यह सब आपके लिए मंगाया है, ये बोलकर कैलाश चला गया। मनीषा ये सुनकर स्पीचलेस थी। मनीषा सिद्धार्थ को लेकर टेंशन में थी। उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी और अब घर पर ये सब। मनीषा को समझ में नहीं आया कि इस तरह तोहफे खरीदने का क्या मतलब था। इतने बैग्स वह कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी और सब इतने महंगे थे। पहले भी अनिरुद्ध ने इसी तरह बहुत सारे कपड़े एक साथ खरीद दिए थे। मनीषा को लगा कि अनिरुद्ध को समझाना चाहिए कि इस तरह पैसे खर्च ना करे। वो स्टडी में गई। उसकी आहट पाकर अनिरुद्ध मुस्कुराया। मनीषा, थैंक यू बैग्स के लिए। मनीषा ने कहा। आपको पसंद आए? अनिरुद्ध ने पूछा। बैग्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने महंगे बैग्स यूज करने की मेरी आदत नहीं है, और वो भी एक नहीं इतने सारे। मैं कब और कहाँ यूज करूंगी इन्हें? कोई बात नहीं, जो भी ज्यादा पसंद आए उनको यूज कर लीजिए, बाकी रखे रहेंगे या फिर आप गिफ्ट कर देना। मनीषा के पास अनिरुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं था। वो इतने खर्चे को लेकर खुश नहीं थी, लेकिन अभी के लिए उसने ये बात जाने दी। इससे भी इम्पोर्टेंट चीजें थी जिन्हें उसे देखना था। मंजिल मुश्किल थी, लेकिन उसने ठान ली थी कि उसके और अनिरुद्ध के रिश्ते को और मजबूत करेगी। वो जाकर अनिरुद्ध के सामने बैठ गई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, थैंक्स फॉर द बैग्स। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, हम हनीमून पर कहाँ जा सकते हैं ये मैंने सोच लिया है। अच्छा, कहाँ जाना चाहती हैं आप? अनिरुद्ध बोला, मॉरिशस चलते हैं। मैंने कभी समंदर नहीं देखा। मैं हर पल आपके साथ रहूंगी और आपको बताती रहूंगी। मुझे अच्छा लगता है, हम काफी एंजॉय करेंगे। अनिरुद्ध को मनीषा का पास आना अच्छा लगा। उसने अपना हाथ मनीषा के हाथ पर रखा और उसे थाम लिया। आप अगर पहली बार समंदर देखेंगी तो मैं आपकी आंखों से समंदर देखना चाहूंगा। मनीषा अनिरुद्ध की ये बात सुनकर अजीब सा फील करने लगी। उसे लगा जैसे उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ रही हों। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रात को मनीषा बाथरूम से नहाकर तौलिए में निकली तो अनिरुद्ध को कमरे में देखकर चौंक गई। अनिरुद्ध हेडफोन लगाए बेड पर बैठा था। मनीषा ने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी कमरे में आ जाएगा। उसने अपने कपड़े बेड पर ही छोड़ दिए थे। अब वो तौलिए में खड़ी थी और कपड़े लेने उसे अनिरुद्ध के सामने जाना पड़ेगा। उसको फिर ख्याल आया कि अनिरुद्ध तो देख नहीं सकता, तो फिर परेशानी किस बात की है। वो बेड के पास गई। कपड़े उठाने से पहले जब अनिरुद्ध की तरफ देखा तो उसकी आंखें सीधे सामने की तरफ थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसे देख रहा है। उसने अपने कपड़े जल्दी जल्दी पहने तो उसका पैर बेड से टकराया और उसे चोट लग गई। अनिरुद्ध ने हेडफोन हटाकर पूछा कि सब ठीक तो है। शैम्पू की खुशबू से उसे एहसास हुआ था कि मनीषा नहा कर आई है। उसका मुंह सूख गया और सांसें तेज हो गईं। इस बात से बेसुध मनीषा ने पूछा, आप नहाना चाहते हैं? नहीं, अभी नहीं, आप हमें स्टडी में छोड़ दें। घुटती सी आवाज में अनिरुद्ध बोला, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बस ऐसे ही खराश है। अनिरुद्ध ने जवाब दिया, मैं काढ़ा बना देती हूँ। मनीषा ने उसे स्टडी में सेटल कर दिया और नीचे किचन में चली गई। जब वो काढ़ा बनाकर लाई तो अनिरुद्ध ने पूछा, आपको नीचे कोई मिला? नहीं, सब लोग सो चुके हैं शायद। मनीषा ने कहा, ठीक है, आगे से आप इस तरह रात के कपड़ों में नीचे न जाएं। अच्छा नहीं लगता नाइटी पहनकर सबके सामने जाना, नौकर चाकर होते हैं। मनीषा ने अपने आप को देखा
जल्दी में उसने ऊपर के बटन ठीक से बंद नहीं किए थे और उसकी मुलायम कॉटन की नाइटी इस रोशनी में पारदर्शी भी लग रही थी। वो झेप गई। अपना बटन ठीक करते हुए उसने पूछा, आपको कैसे पता मैंने नाइटी पहनी है? आप अभी बाथरूम से नहाकर निकली थी, आपके कपड़े बेड पर थे शायद। मनीषा शर्म से लाल हो गई। ठीक से ना देखते हुए भी अनिरुद्ध को सब एहसास था कि वो क्या कर रही है। आगे से उसे ध्यान रखना होगा। मनीषा ने सोने से पहले जो चाकू उसने इनाया के साथ खरीदा था उसे अपने तकिए के नीचे रख लिया और फिर एक हल्के डर के साथ सो गई। कुछ देर में कोई आवाज सुनाई दी, शायद दरवाजा खुलने की। मनीषा अंधेरे में चौंक कर बैठ गई। उसने फौरन तकिए के नीचे से चाकू निकाला। अगर आगे बढ़े तो मार डालूंगी। मनीषा, अनिरुद्ध चौंक कर बोला। मनीषा ने देखा कि दरवाजे पर अनिरुद्ध था। वो स्टडी से लौटकर रूम में आया था। आपने फिर से कोई डरावना सपना देखा है? हाँ शायद, मनीषा ने हिचकिचाते हुए कहा। आप हमारी थोड़ी मदद करेंगे? हम नहाना चाहते हैं। जरूर, कहकर मनीषा टब में पानी भरने चली गई। अब मनीषा को अनिरुद्ध के नहाने में मदद करना अच्छा लगने लगा था। नहाकर अनिरुद्ध बेड पर मनीषा से कुछ दूरी बनाकर लेट गया। मनीषा ने मुड़कर उसका शांत चेहरा देखा तो उसका अपना मन भी शांत हो गया। वो जानती थी कि आज रात वो चैन से सोएगी। अनिरुद्ध के पास होने से वो निश्चिंत और निर्भय महसूस करती थी। ऐसा क्यों हो रहा था ये उसे नहीं पता था। अगले दिन मनीषा ऑफिस पहुंची तो कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से वह छुट्टी पर थी, लेकिन इस बीच ऐसा क्या हो गया? जब वह अपने क्यूबिकल के पास पहुंची तो उसे अंदर से इनाया की आवाज आई। तुम्हारी बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी। पहले अपनी ही बहन के साथ धोखा करती हो, फिर उल्टे पैर उसी के ऊपर इल्जाम लगाने पहुंच जाती हो। पढ़ाई लिखाई बेकार कर रही हो तुम तो बस झूठ के कारखाने लगा लो, पूरे शहर को पीछे छोड़ दोगी। मनीषा समझ गई इनाया किससे बात कर रही है। अनीशा से मिलने का सोचकर उसका दिल बैठ गया। वो लोग शांति से जीने नहीं दे रहे थे उसे। वो अंदर क्यूबिकल में गई तो अनीशा जानबूझकर ऊंची आवाज में बोल रही थी, तुम्हें मनीषा की तरफ से बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बात की कोई कीमत नहीं है। ये मेरे और मनीषा के बीच की बात है। उसने मेरे मंगेतर को मुझसे छीना है, इसलिए। मनीषा को देखते ही इनाया उसकी तरफ आई। उसे बताने की क्या हो रहा था। उससे पहले अनीशा ने अपने निशाने को सामने देखकर तीर चलाने शुरू कर दिए। अच्छा बनने का नाटक करके तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकती हो कि अपनी बहन को धोखा दिया और एक अपंग आदमी को अपनी जाल में फंसाया, लेकिन तुमसे क्या उम्मीद हो सकती है जब तुमने अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ा। अनीशा की बकवास सुनकर इनाया से रहा नहीं गया। वह आगे बढ़ी और थप्पड़ मारने के लिए उसने हाथ उठाया, लेकिन मनीषा ने उसका हाथ रोक दिया। तो रोक मत मुझे, आज मैं इस लड़की का मुंह तोड़ दूंगी। आज तो इसने हद ही कर दी है। कनकी में हाथ डालने से अपने हाथ गंदे होते हैं, मनीषा ने कहा और सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया। इधर अनीशा बोलती ही जा रही थी, तुम्हें लगता है कि मुझे नीचा दिखाकर तुम निकल जाओगी? सिक्योरिटी गार्ड आया तो मनीषा ने कहा, ये इस ऑफिस में काम नहीं करती, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। हाथ मत लगाना, मैं खुद चली जाऊंगी, अनीशा चिल्लाते हुए बोली और पागलों की तरह हंसते हुए ऑफिस से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद इनाया बोली, मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि तू बहुत महान आत्मा है कि बस पहरी है, किसी का इतना झेलना भी सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे ऑफिस में खड़े होकर गाली गलौज करनी चाहिए? वो तो चाहती ही यही थी, इसलिए यहाँ आई थी। इनाया ने आंखें बंद करके गहरी सांस छोड़ी और कहा, चल जाने दे। ये बता, छुट्टी लेकर ऑफिस में क्या कर रही है? एप्लीकेशन हार्ड कॉपी देने आई हूँ, फिर तुमसे मिलने का भी तो मौका है। शिरीष को भी हाय हेलो कर लूंगी। एप्लीकेशन देकर मनीषा इनाया से बात कर रही थी कि उसकी सीनियर प्रेमलता वहाँ आई और कहा, छुट्टी से पहले के काम करके जाओगी या वो भी दूसरों पर डालकर जाओगी? प्रेमलता का अपना टैलेंट बहुत कम था, दूसरों से मिल बांट कर काम चलाना पड़ता था और इस बात की खींच वह अक्सर उन्हीं लोगों पर निकालती थी। मैंने अपना पहले का सारा काम पूरा कर दिया है, मनीषा ने इज्जत के साथ कहा। वह प्रेमलता की आदत जानती थी और बेवजह की कहा सुनी नहीं करना चाहती थी। अच्छा, तो करिश्मा फैशन वाला डिजाइन कहाँ है? वह मैंने आपको पहले ही मेल कर दिए थे, मनीषा ने कहा। मुझे नहीं मिला, तुम भूल गई होगी। ठीक है, मैं फिर से कर देती हूँ। मनीषा अपने कंप्यूटर पर गई और उसने करिश्मा फैशन की फाइल खोली। अब वो दंग रह गई, वह फाइल उसके कंप्यूटर पर थी ही नहीं। मनीषा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उसने अपना मेल चेक किया जो उसने प्रेमलता को भेजा था, वो मेल भी वहाँ नहीं था। अब क्या होगा? क्या मनीषा की हनीमून की छुट्टी कैंसिल हो जाएगी? मनीषा ने अपने कंप्यूटर पर बहुत खोजा, लेकिन उसे फाइल नहीं मिली। प्रेमलता वहाँ से चली गई। मनीषा को परेशान देखकर इनाया ने भी कंप्यूटर में फाइल ढूंढी, लेकिन फाइल कंप्यूटर में नहीं था। हद है, फाइल ऐसे कैसे डिलीट हो गई? मुझे तो लगता है किसी ने गड़बड़ की है। यह जरूर उस प्रेमलता का काम होगा, इनाया ने कहा। मुझे भी यही लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बना देती हूँ, मुझे सब याद है, ज्यादा काम नहीं है। मनीषा सब कुछ भूल कर काम में लग गई। कुछ देर में अनिरुद्ध का फोन आया। आप सिर्फ एप्लीकेशन देने गई थी और इतनी देर हुई तो हमें चिंता होने लगी। मैं दोस्तों से गपशप कर रही हूँ, थोड़ी देर लगेगी,
कोई परेशानी तो नहीं? मनीषा ने कहा, ठीक है लेकिन ज्यादा देर ना करें। मनीषा ने फोन रखा तो इनाया उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? मनीषा ने उसे देखते हुए पूछा। इश्क हुआ लगता है, इनाया ने कहा। किसे? तुम्हें? मनीषा ने पूछा। हमारी सीधी सादी भोली भाली मनीषा को। तुम्हें पता नहीं कि तुम बात करते हुए ब्लश कर रही थी। मनीषा ने इनाया को प्यार से झुड़का। खाली दिमाग शैतान का घर, बातें बनाने से अच्छा है कुछ काम कर लो। इनाया मुस्कुराते हुए अपने टेबल की तरफ मुड़ गई। मनीषा को न खाने की सुध रही न वक्त की। ऑफिस खाली हो गया। इनाया उसके इंतजार में बैठी बैठी सो रही थी। अचानक अनिरुद्ध की आवाज आई, मनीषा। ड्राइवर अनिरुद्ध की व्हीलचेयर लेकर अंदर आया, फिर चला गया। मनीषा अनिरुद्ध को ऑफिस में देखकर झेप गई थी। आपको इतनी देर हो गई थी और फिर आपका फोन भी बंद है, अनिरुद्ध ने कहा। इनाया ने अनिरुद्ध को देखा और वो क्यूबिकल से बाहर चली गई। मनीषा को याद आया उसने फोन चार्ज नहीं किया था, इसलिए शायद किसी समय बंद हो गया और पता नहीं चला। उसने अनिरुद्ध को बताया, सॉरी मैं फोन चार्ज पर लगाना भूल गई, मेरा बस 15-20 मिनट का काम है। अनिरुद्ध ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है हम यही इंतजार करते हैं, फिर साथ ही चलेंगे। ड्राइवर से कहते हैं आपकी दोस्त को उनके घर पर ड्रॉप कर दे। थैंक यू। जब काम खत्म करके मनीषा उठी तब उसने अनिरुद्ध से कहा, सॉरी आपको इतनी देर इंतजार कराना पड़ा, लेकिन हनीमून पर जाने से पहले अपना सारा काम खत्म करना चाहती थी। तभी मनीषा की पेट में गुड़गुड़ की आवाज आई। लगता है आपने खाना भी नहीं खाया, अनिरुद्ध ने कहा। हाँ समय नहीं मिला, मनीषा ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम लोग बाहर खाते हुए घर चलेंगे। बाहर? कहाँ? मनीषा ने पूछा। अनिरुद्ध मुस्कुराया। है एक स्पेशल जगह। अनिरुद्ध मनीषा को शहर के सबसे बड़े होटल में ले गया। उस होटल में कई रेस्टोरेंट थे। जब अनिरुद्ध वहां पहुंचा तो उन लोगों ने अनिरुद्ध को पहचान लिया और बड़ी इज्जत से उन्हें एक टेबल तक ले गए। दोनों ने वहां बैठकर खाने का ऑर्डर दिया। अनिरुद्ध और मनीषा रेस्टोरेंट में अकेले थे। मनीषा ने पूछा कि क्या वो जगह सारी रात खुली होती है, तो अनिरुद्ध ने बताया कि सबके लिए नहीं पर उसके लिए हमेशा खुली होती है। इस होटल में रघुवंशी बिजनेस पार्टनर्स हैं। एक्सीडेंट से पहले हम बहुत ज्यादा काम किया करते थे। अनिरुद्ध के चेहरे पर अफसोस और उदासी थी, क्योंकि शायद अब वो काम नहीं कर पा रहा था। हमारे खाने का कोई टाइम नहीं होता था। हमारी हेल्थ के लिए दादाजी ने यहाँ एक अरेंजमेंट करवा दिया था। तब से हम यहाँ जिस वक्त भी आए, रात या दिन हमें खाना मिल जाता है। जब खाना आ गया तो मनीषा ने खाने को छोटे टुकड़ों में काट कर अनिरुद्ध की प्लेट में सजा दिया और प्लेट ठीक उसके सामने लगा दी। मनीषा ने घर में देखा था कि अनिरुद्ध को किस तरह खाने में ज्यादा सहूलियत होती है। उसके बाद वह अनिरुद्ध को खाता देख रही थी। फिर मनीषा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, आपके पास सब कुछ है, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने मेहनती हैं, इतने गुड लुकिंग हैं, तो यह भगवान का न्याय ठीक नहीं कि आपको व्हीलचेयर तक सीमित रहना पड़े। मनीषा दुखी थी। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, आपको एक राज की बात बताते हैं। हमारी आंखें और पैर दोनों ठीक हो सकते हैं। आंखों में कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत है और पैरों को लॉन्ग टर्म मसाज थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। मनीषा की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो आपने अभी तक किया क्यों नहीं ये सब? कॉर्निया ट्रांसप्लांट इतना आसान नहीं होता। डोनर का जिंदा होना जरूरी है। मरे हुए आदमी की आंखें नहीं लगाई जा सकती और ये ट्रांसप्लांट 5 मिनट के अंदर होना जरूरी होता है। ओह, तो मतलब किसी जिंदा आदमी को अपनी आंखें देनी होंगी, इसलिए कॉर्निया नहीं मिल रहा है, मनीषा ने कहा। इसलिए हम कॉर्निया ले नहीं रहे। मनीषा को अनिरुद्ध के बारे में ये जानकर बहुत अजीब लगा। वो कितना सेल्फलेस था। कोई बात नहीं, आंखों का बाद में देखेंगे, पहले पैरों का काम शुरू करते हैं। मैं खुद करूंगी रोज आपके पैरों की मसाज। रियली? ठीक है मिसेस रघुवंशी, आप जैसा चाहें। जब तक दोनों घर लौटे काफी देर हो चुकी थी। मनीषा इतना थक गई थी कि बिना कपड़े बदले ही बेड पर लेट गई और उसे तुरंत नींद भी आ गई। सुबह जब अनिरुद्ध की नींद खुली तो पास में उसे मनीषा की सांसों की आवाज आ रही थी। वो मनीषा को आराम से सोने देना चाहता था, इसलिए धीरे से कमरे से निकल गया। मनीषा देर से उठी। फोन खोजा तो याद आया कल रात ऑफिस में भूल आई।
एक बार फिर जाने का सोचकर वो जब नाश्ते के लिए नीचे पहुंची तो बाकी लोग खा चुके थे। वो अपना नाश्ता लेकर बैठी ही थी कि सिद्धार्थ भी वहां पहुंच गया। मनीषा को देखकर वो मुस्कुराया। मैंने सुना है तुमने कल पूरी दुकान ही खरीदवा ली भाई से। मैंने सोचा था कि तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, पर नहीं, तुम भी बाकी लड़कियों की तरह लालची हो। उसकी बातें सुन मनीषा को गुस्सा आया, लेकिन उसने सिद्धार्थ को अनदेखा किया। सिद्धार्थ उसको उकसाने के लिए चेहरा करीब लाकर बोला, भाई तुम्हारे लिए बैग्स तो खरीद सकता है लेकिन कुछ और नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो सब काम खुशी खुशी कर सकता हूँ भाभी जी। मनीषा ने गुस्से में टेबल पर रखा दूध का ग्लास उसके मुंह पर उड़ेल दिया। सिद्धार्थ रघुवंशी, मेरी इज्जत तुम नहीं कर पाए, कम से कम अपने भाई की और परिवार की तो करो। मनीषा नाश्ता खत्म किए बिना उठकर चली गई। वो गुस्से में थी। उसने अपना पर्स उठाया और निकल गई। वो इस घर से बाहर निकलना चाहती थी बस। बाहर आई तो आसपास कोई ऑटो या बस नहीं दिखी। थोड़ा इंतजार करने पर एक टैक्सी मिल गई। दिमाग में गुस्सा और बोझ लिए मनीषा खोई हुई सी बाहर देख रही थी। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। सामने एक सफेद कार क्रॉस कर रही थी। मनीषा ने देखा कि कार की पैसेंजर सीट पर मालती बैठी थी। क्रॉस करने के लिए वो कार धीमी हो गई थी। मनीषा को झटका लगा और वो फटी आंखों से मालती को देखती रही। एक पल को लगा सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा है। उस कार के क्रॉस करते ही टैक्सी चल पड़ी। उसके बाद ही मनीषा को होश आया कि शायद उसे उस कार के पीछे जाकर चेक करना चाहिए था कि उसमें कौन है। अब देर हो चुकी है। लेकिन ये हो कैसे सकता था कि वो मालती हो। मालती की लाश उसने अपने आंखों से देखी थी, तो वो क्या मालती का भूत था? दिन के उजाले में कार में बैठा हुआ भूत, या फिर मालती की जैसी दिखने वाली कोई और? मालती की कोई जुड़वा बहन तो नहीं थी? ये सब सोचकर मनीषा परेशान थी। ऑफिस पहुंचकर मनीषा ने फोन ले लिया और फिर इनाया से बातें करने बैठी ही थी कि उसके बॉस ने बुला लिया। मनीषा को लगा कि पता नहीं किस बात पर खिंचाई होने वाली है, लेकिन मिस्टर सिन्हा अच्छे मूड में थे। उन्होंने शादी की बधाई दी। अच्छी बात है, आप लोग घूमने जा रहे हैं। कहाँ? अचानक प्रेमलता ने दरवाजे से झांका। सर, वो आपने करिश्मा फैशन वाली डिजाइन देख ली? बोलने के बाद प्रेमलता ने मनीषा को देखा और उसका मुंह सड़ गया। हाँ हाँ आइए, अच्छा प्रिपेयर किया है आपने, राजीव सिन्हा ने कहा। मनीषा समझ गई कि प्रेमलता ने उसके डिजाइन को अपना बताकर दे दिया है, पर वो कुछ नहीं बोली। मनीषा ने जाने दिया। प्रेमलता फाइल लेकर चली गई तो उसने देखा मिस्टर सिन्हा उसे ध्यान से देख रहे थे। आपको कुछ कहना है उन डिजाइन्स के बारे में? कौन से डिजाइन सर? मनीषा ने अनजान बनकर पूछा। आपको क्या लगता है मैंने ये कंपनी इतने सालों से आंख बंद करके चलाई है? नहीं सर, प्रेमलता को यहाँ काम करते हुए 10 साल हो गए। वो क्या बना सकती है क्या नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। खैर, आप आइए, अपनी छुट्टियां मनाकर फिर बात करते हैं कि आप इंडिपेंडेंट काम कर सकती हैं कि नहीं। मनीषा का चेहरा खिल गया और वो बोली, थैंक यू सर। जब मनीषा बॉस के कमरे से निकली तो इनाया उसका इंतजार कर रही थी। मनीषा डर गई कि कहीं फिर से अनीशा तो यहाँ नहीं आ गई तमाशा करने। इनाया उसे क्यूबिकल में लेकर गई और कहा, मुझे डर था कि तू कहीं उधर से ही ना निकल जाए। फिर उसने एक सुंदर सा डब्बा निकालकर धीरे से मनीषा के हाथ में दिया। ये तेरे लिए है। मनीषा ने खोला तो खुशी से चिल्लाई और बोली, ये तो वही कड़ा है। अनिरुद्ध से शादी से पहले मनीषा और इनाया साथ में शॉपिंग कर रहे थे और मनीषा को ये कड़ा बहुत पसंद आया था। उसने लिया नहीं क्योंकि वो काफी महंगा था। मैंने तेरे लिए ये चुपके से खरीद कर रख लिया था तेरी शादी पर देने के लिए, लेकिन इतना सब हो गया कि अब इनाया शरारत से मुस्कुराई। कल रात मैंने देखा तू और अनिरुद्ध दोनों बड़े रोमांटिक हो रहे थे। मैंने कहा माशाल्लाह, सही वक्त है, अब वक्त है तुझे कुछ देने का। मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। इनाया उसे गले लगाते हुए बोली, तूने इतना कुछ झेला है, मेरी दुआ है ये तेरे लिए कि जो तुझे तेरे अपने घर में नहीं मिला वो सब कुछ तेरे पति से मिल जाए। अब मनीषा और इनाया दोनों के आंसू गिर रहे थे। फिर एक दूसरे को रोता देखकर दोनों हंसने लगे। जब घर जाने के लिए मनीषा टैक्सी में बैठी तो उसे याद आया कि उसने इनाया को मालती के बारे में बताया ही नहीं। फिर ये सोचकर उसने ये ख्याल डिसमिस कर दिया कि ये शायद उसकी आंखों का धोखा था। घर जाने के रास्ते में मनीषा किताब की दुकान पर रुक गई। उसने वहाँ मसाज की किताबें खोली। पता चला बहुत सारी हैं। बैठकर उसने कुछ आसान और अच्छी किताबों को छाटा, फिर 1-2 किताबें एक्यूप्रेशर पर भी ले ली। सब कुछ उठाकर वो घर निकली। रात में जब अनिरुद्ध स्टडी में पढ़ रहा था, मनीषा भी आकर पढ़ने बैठ गई। अनिरुद्ध ने पूछा तो उसने कहा वो नॉवेल पढ़ रही है। मनीषा के लिए ये नया विषय था, इसलिए उसे धीरे धीरे समझ कर पढ़ना था।
कुछ देर बाद उसने थक कर अपनी गर्दन को घुमाया तो देखा अनिरुद्ध उसे घूर रहा है। वो चौंक गई। ध्यान से देखा तो अनिरुद्ध अपनी उंगलियों से ब्रेल में लिखी किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखें जरूर मनीषा पर थी, लेकिन वो उसे देख नहीं रहा था। मनीषा उठकर अनिरुद्ध के पास गई। आप थक गए होंगे इस तरह किताब पढ़ के, मुझे बताएं आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है, अनिरुद्ध मुस्कुराया। शेल्फ पर एक हरे रंग की किताब रखी है, वो पढ़ दीजिए। मनीषा ने किताब उठाई तो उर्दू शायरी का कलेक्शन था। मनीषा हंसी। अरे वाह, आप शायरी पसंद करते हैं, मुझे लगता नहीं था। पहले नहीं पढ़ते थे, अब हमारी शादी हो गई है तो हमने सोचा कुछ शेर ही पढ़ा जाए। अनिरुद्ध ने कहा। अच्छा। अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो लड़खड़ाई और अनिरुद्ध के ऊपर गिर गई। अनिरुद्ध ने उसे संभालते हुए अपने पैरों पर बिठा लिया। फिर अपने दोनों हथेलियों से उसने मनीषा का चेहरा छुआ। हमने सुना तो था कि आप बहुत सुंदर हैं, छूकर महसूस कर रहा हूँ, सच में आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। मनीषा का चेहरा लाल हो गया। आप डायलॉग एक्सपर्ट हैं, आपको शायरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके चिढ़ाने के जवाब में अनिरुद्ध ने दोनों हाथों से उसका चेहरा अपने पास खींचा और मनीषा झेंप गई और उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। अनिरुद्ध क्या करने वाला था? अनिरुद्ध ने अपने होंठ मनीषा के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। मनीषा की सांस अटक गई, आंखें हैरानी से फैल गई। एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दूसरे ही पल एहसास हुआ। फिर यूं लगा कि होठों से होकर पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसने अनायास पीछे हटने की कोशिश की तो अनिरुद्ध ने अपना एक हाथ उसके चेहरे से हटाकर उसकी पीठ पर रखा और रोक लिया। अपना दूसरा हाथ उसने मनीषा के सर के पीछे लगाकर उसे और पास खींच लिया। मनीषा का दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था। उसके अंदर एहसासों का जैसे धमाका सा हुआ। उसका दिमाग और सोचने की ताकत हाथ से रेत की तरफ फिसल गए। उसकी आंखें बंद हो गईं और अब उसकी पूरी चेतना बस एक ही एहसास पर आकर टिक गई थी। एक तरफ तो उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था, वहीं दूसरी तरफ छोटी से छोटी चीजों का भान था उसे। अनिरुद्ध से आती खुशबू, उसके हाथों से मनीषा के अंदर जाती गर्माहट, दोनों की तेज चलती धड़कनें, उनकी सांसें। अनिरुद्ध अब पीछे हटा और मनीषा का सर अपने कंधे पर रख लिया। मनीषा की ये पहली किस थी। उसके अंदर इतने नए एहसासों का बवंडर चल रहा था, साथ में कुछ नया हुआ था जिनको वो समझ नहीं पा रही थी। दिमाग सुन्न सा हो रहा था और दिल की हालत देख दिमाग के खतरे की घंटी बज गई। मनीषा उठकर भागी। इस बार अनिरुद्ध ने जाने दिया क्योंकि वो खुद अंदर से हिला हुआ था। बाथरूम के शीशे में मनीषा ने अपना चेहरा देखा। आज वो चेहरा किसी और का लग रहा था। फैली आंखें, सूजे होठ, सुर्ख लाल गाल, ये सब क्या हो रहा था? जो भी था, मनीषा को बुरा नहीं लग रहा था और कुछ गलत भी तो नहीं था। अनिरुद्ध उसका पति था। इतने में अचानक से मनीषा के जहन में वो चेहरा आया जिसके ख्याल से भी वो कांप जाती थी। उसने मनीषा की जिंदगी में वो जहर घोल दिया था कि बड़ी से बड़ी खुशी में भी एक टीस, एक खलिश रह जाती थी। सोने के पहले मनीषा ने चाकू अपने तकिए के नीचे इस तरह छुपाया कि उसे निकालने में आसानी हो और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन उसके दिलो दिमाग में इतने सारे ख्याल एक साथ चल रहे थे कि वो करवटें बदल रही थी। हल्की सी नींद आई ही थी कि ऐसा लगा उसके ऊपर फिर कोई बोझ पड़ा है और उसको अपने पास सांसों की आहट आई। उसे उस नकाबपोश का ख्याल आया और उसकी नींद खुल गई। उसके सामने काले कपड़ों में एक पहाड़ की तरह वही नकाबपोश था। मनीषा को सबसे पहले अनिरुद्ध को जगाने का ख्याल आया, पर जब उसने अपने हाथ अनिरुद्ध की तरफ फैलाए उसे जगाने के लिए तो वहाँ कोई नहीं था। सर घुमाकर देखा तो जगह खाली थी। अब अगर अनिरुद्ध रूम में नहीं था तो खुद उसे लड़ना पड़ेगा। उसने अपने आप से कहा कि वह इसका सामना पहले भी कर चुकी है और वो अब डरेगी नहीं। फिर जोरों से चिल्लाई, बचाओ, और अपने हाथों से उस आदमी को मारने लगी, लेकिन उसका शरीर लोहे सा था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस आदमी ने मनीषा का मुंह बंद किया और दूसरे हाथ से उसके हाथों को पकड़ लिया। मनीषा को किसी तरह अपने हाथ छुड़ाने थे। उसने पहले अपने आप को ढीला छोड़ दिया और जैसे ही उस आदमी का ध्यान बटा, उसने अपना हाथ तकिए के नीचे घुसाकर चाकू को अच्छी तरह पकड़ लिया। उस आदमी ने जब मनीषा को छूना शुरू किया, मनीषा नफरत से सिहर गई। वो मनीषा के ऊपर झुका। मनीषा ने मौका देखकर चाकू निकाला और अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर वार किया, लेकिन वो नकाबपोश बहुत फुर्तीला था। उसने वार को भांप लिया और अपने हाथ से अपना बचाव किया। चाकू उसके हाथ को छीलता हुआ निकल गया। उसके हाथ से खून निकलने लगा और वो आदमी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। मनीषा ने फिर से वार किया। अब की बार उस आदमी ने मनीषा के हाथ से चाकू छीनकर फेंक दिया और गुस्से में उसका मुंह दबाया। उसके बाद मनीषा को होश नहीं रहा। मनीषा की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसने फौरन चारों तरफ देखा तो फिर से कमरे में कोई नहीं था। वो नकाबपोश गायब हो चुका था। बिस्तर से उठी तो उसके शरीर में दर्द था। उसे याद आया कि रात को क्या हुआ था।
यह भी याद आया कि वो आदमी उसके चाकू से घायल हुआ था। मनीषा ने तुरंत जमीन पर खोजा कि शायद वहाँ चाकू पड़ा हो, पर फ्लोर पर कहीं भी चाकू नहीं था, सिर्फ मनीषा के चप्पल थे। तो फिर चाकू कहाँ गया? मनीषा ने इधर उधर देखा, तकिए के नीचे हाथ डाला तो वहाँ चाकू मिल गया। हैरानी की बात यह थी कि उस पर कोई भी खून के निशान नहीं थे। वो बिल्कुल वैसा नया दिख रहा था जैसा मनीषा खरीद कर लाई थी। यह कैसे हो सकता था? उसने फिर सपना तो नहीं देखा? यहाँ पर सिर्फ दो ही बातें हो सकती थी। पहला, कि वह नकाबपोश आया ही नहीं और ना ही मनीषा ने उस पर चाकू चलाया, या फिर वह नकाबपोश सच में आया, मनीषा ने उसे चाकू से मारा और फिर उस चाकू को किसी ने साफ करके वहीं तकिए के नीचे रख दिया। मनीषा को दूसरी बात ही ठीक लगी। नकाबपोश था, ये उसे यकीन था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसके आने पर सब कुछ अजीबोगरीब सा क्यों हो जाता है। वो बेहोश हो जाती है, सारे सबूत गायब हो जाते हैं। और अनिरुद्ध कहाँ रह गया था कल रात? क्या वो फिर से स्टडी में ही सो गया? मनीषा जल्दी से नहाकर तैयार हो गई और अनिरुद्ध को खोजने लग गई। वो कहीं नहीं था। खोजते हुए वो डाइनिंग हॉल तक गई। वहाँ सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध नहीं था। मेड ने मनीषा को देखा तो उसके पास आई और बताया, भाभी जी, भैया जी सुबह जल्दी ऑफिस चले गए। उन्होंने कहा आपको बोल दूं, पासपोर्ट का काम वो करवा देंगे, आप घर में ही रहें, ठीक है? मेड जाने लगी तो मनीषा ने रोका, रुको जरा सुनो। मनीषा के मन में आया कि अगर सिद्धार्थ ही नकाबपोश आदमी है तो उसकी कलाइयों पर कल चाकू से जो चोट लगी थी उसको छुपाना मुश्किल होगा। अगर मनीषा देख ले तो यह बात पक्की हो जाएगी कि सिद्धार्थ ही नकाबपोश है। उसने मेड से पूछा, सिद्धार्थ कहाँ है? नाश्ता करके चला गया? नहीं भाभी, सिद्धार्थ भैया तो नीचे नहीं आए। ठीक है, मुझे इनसे कोई जरूरी बात करनी है, तो जब वो नाश्ता करने नीचे आए तो मुझे आकर खबर करना, मनीषा ने कहा। ठीक है भाभी। यह कहकर मेड वहाँ से चली गई। मनीषा बाहर लॉन में चलते फिरते इंतजार करने लगी। डाइनिंग हॉल से बातचीत की आवाजें आ रही थी। हमेशा की तरह आज भी कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। मनीषा ने इतने दिनों में ये बात नोटिस की थी कि अनिरुद्ध बाकी परिवार से कुछ अलग थलग सा रहता था। एक्सीडेंट से पहले का तो मनीषा नहीं कह सकती थी। हो सकता है पहले अनिरुद्ध सबसे हिल मिल कर रहते हों, लेकिन अब वो अलग ही रहता था। परिवार और रिश्तेदारों में सिर्फ उसके पापा और कुछ हद तक बुआ, ये लोग ही उसकी चिंता करते थे। बाकी लोगों के लिए जैसे वो था ही नहीं। कुछ वक्त निकल गया पर सिद्धार्थ का आता पता नहीं था। सब लोग खाकर जा चुके थे। अब मनीषा को भी भूख महसूस हुई तो उसने अंदर जाकर अपना नाश्ता निकाला और खाने बैठी। सारे समय वो मुड़ मुड़ कर सिद्धार्थ का इंतजार करती रही। इतनी मुश्किल से एक सबूत मिलने वाला था और वो इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। घर में दूसरी तरफ सिद्धार्थ देर से उठकर डाइनिंग हॉल की तरफ आ ही रहा था कि उसको मेड ने देखकर कहा, सिद्धार्थ भैया, आपको बड़ी भाभी खोज रही थी, उनको कुछ जरूरी बात करनी है आपसे, वह नीचे डाइनिंग हॉल में है। सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसने सोचा लगता है मनीषा का ध्यान उस पर ही आ गया, नहीं तो वह और क्या बात करना चाहेगी। सिद्धार्थ ने कुछ सोचा, फिर मेड से कहा, नीचे जाकर उनको कह दो कि मैं आ रहा हूँ। इसके बाद सिद्धार्थ नहाने अपने कमरे में चला गया। उसने तैयार होकर अपने आप को शीशे में देखा। अच्छे से बाल बनाए, परफ्यूम लगाया, अच्छे कपड़े पहने। शीशे में खुद को देखकर उसने सोचा कि अब मनीषा उस पर जरूर फिदा हो जाएगी। खुश होकर गुनगुनाते हुए सिद्धार्थ डाइनिंग हॉल की तरफ जा ही रहा था कि अचानक कहीं से एक जंगली बिल्ली आई और सिद्धार्थ के ऊपर कूदी। सिद्धार्थ ने अपना चेहरा बचाने के लिए अपने हाथों से उसे रोका। बिल्ली के पंजे बड़े तेज थे और वह गुस्से में लग रही थी। उसने अपने तेज नाखूनों से सिद्धार्थ का हाथ नोच लिया। सिद्धार्थ की कलाई पर एक गहरा जख्म हुआ और खून निकलने लगे। सिद्धार्थ ने बिल्ली को जोर से फेंका और वो भाग गई। सिद्धार्थ चिल्लाया तो नौकर भाग कर आए। उस बिल्ली को अभी पकड़ कर लाओ, मुझे उसकी खाल खींचनी है। शोर सुनकर सिद्धार्थ की माँ अनुराधा दौड़ी चली आई। क्या हुआ दिखाओ। सिद्धार्थ ने बताया कि उसे बिल्ली ने नोच लिया। उसकी माँ परेशान हो गई। अरे वह जंगली बिल्ली रही होगी, उसके नाखूनों से जहर फैल सकता है, इसकी पट्टी करवानी होगी और तुम्हें इंजेक्शन लगवाना होगा। अनुराधा देवी ने नौकर से कहा, तुम भैया के साथ हॉस्पिटल जाओ। नौकर ने सिद्धार्थ को कार में बिठाया और वो लोग हॉस्पिटल की तरफ चले गए। सिद्धार्थ को ख्याल आया कि इस बिल्ली के चक्कर में वह मनीषा पर इम्प्रेशन नहीं जमा पाया। अच्छा मौका था उसके पास, पर अब वो निकल गया हाथ से। उसने फोन लगाकर मनीषा को कॉल किया। मनीषा ने फोन उठाया तो उसने कहा, मैं कुछ जरूरी काम में फंस गया हूँ, तुम जाना मत, मेरा इंतजार करना, मैं बस तुरंत आ रहा हूँ। मनीषा हैरान रह गई कि सिद्धार्थ को कौन सा जरूरी काम आ सकता है। वह सिर्फ वक्त बर्बाद करना जानता था। जरूर जानबूझकर परेशान करने के लिए वो ऐसा कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी देर इंतजार किया। वो नहीं आया तो वो उठकर जाने लगी। तभी उसने सामने से कैलाश के साथ अनिरुद्ध को आते देखा। वह मुस्कुराई। पास आने पर अनिरुद्ध ने कहा, आपका पासपोर्ट तैयार है, अब हम लोग कभी भी घूमने जा सकते हैं। मनीषा ने अनिरुद्ध की कलाइयों को देखा। वहाँ ना तो कोई जख्म थे और ना पट्टी। मनीषा को शर्म आई कि वह क्यों हर बार अनिरुद्ध पर शक करती है। कब निकलेंगे? उसने पूछा। कल बुआ जी का जन्मदिन है, हम सोच रहे हैं उनका जन्मदिन अच्छे से मनाएं और फिर उसके बाद ही निकलें। बुआ जी के जन्मदिन की बात सुनकर मनीषा खुश हो गई।
बुआ जी अनिरुद्ध को तो प्यार करती ही थी, मनीषा से भी बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, इसलिए मनीषा उनके जन्मदिन में शामिल होकर इसे अच्छे से मनाना चाहती थी। ठीक है, आप बड़ी आज्ञाकारी पत्नी हैं। अनिरुद्ध मुस्कुराया। आप आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए? क्यों, आपको हमारा जल्दी आना अच्छा नहीं लगा? अनिरुद्ध ने चिढ़ाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मनीषा ने जल्दी से कहा। अनिरुद्ध हंस दिया। जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि जो काम था वो हो गया। रात हम पढ़ते पढ़ते देर से सोए, इसलिए कुछ देर ऊपर जाकर आराम करना चाहते हैं। हाँ, आप आराम कीजिए, मनीषा ने कहा। कैलाश जब अनिरुद्ध को लेकर लिफ्ट में घुस गया तो मनीषा ने सोचा कि अनिरुद्ध इतने दिनों बाद ऑफिस गया था और जल्दी आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट के बाद जिस तरह लोग उसे घर में अनदेखा कर रहे हैं, उसी तरह ऑफिस में भी अब उसे काम की जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही हो। उसे अनिरुद्ध की चिंता हुई। ऊपर कमरे में कैलाश ने अनिरुद्ध से कहा कि वो सबसे पहले दवा ले लें और उसने एक बोतल से निकालकर 2 कैप्सूल दिए। अनिरुद्ध ने पानी के साथ उन्हें निकल लिया। दर्द तो नहीं है ना? कैलाश ने पूछा। नहीं, अनिरुद्ध ने अपनी बाईं कलाई को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा। ये कहते हुए अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आगे क्या होगा इस कहानी में? सिद्धार्थ जब हॉस्पिटल से कलाई पर बैंडेज लगाए घर आया तो मनीषा उसे नीचे लॉन में ही मिल गई। लेकिन ये सोचकर कि मनीषा उसका ही इंतजार कर रही थी, सिद्धार्थ खुश हो गया। मनीषा ने उसकी कलाई पर बैंडेज देखा तो वो गुस्से से भर गई। हाथ पर क्या हुआ तुम्हें? मनीषा ने गुस्से में पूछा। सिद्धार्थ ने सोचा मनीषा को उसकी कितनी फिक्र है। वो मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक जंगली बिल्ली ने नोच लिया। ये सुनकर मनीषा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो खुद से बोली, एक तो इस आदमी ने इतनी बेशर्मी की और फिर हंस भी रहा है, और तो और मुझे जंगली बिल्ली कह रहा है। मनीषा का बस चलता तो अपने चाकू से उसके वही टुकड़े कर देती, लेकिन उसे दिमाग से काम लेना था। अभी उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं था। मनीषा के चेहरे पर कुछ भयानक से भाव देखकर सिद्धार्थ समझ नहीं पाया कि मनीषा इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है। आखिर मनीषा ही तो उससे मिलना चाहती थी, पर अब वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस अजीब नजरों से घूरे जा रही थी। सिद्धार्थ में इतना सब्र नहीं था। तुम्हें मुझसे कुछ काम था? जल्दी बोलो, क्या कहना था? कुछ नहीं, मनीषा ने झूठ कहा। कल बुआ जी का जन्मदिन है तो तुम्हारे भाई ने कहा था तुमसे डिस्कस कर लूं गिफ्ट्स का। बस इतनी सी बात। सिद्धार्थ का मूड खराब हो गया। तो मैं तुमसे और क्या बात करूंगी? मनीषा ने कहा। क्या बेमतलब का समय बर्बाद किया? सिद्धार्थ गुस्से में चला गया। मनीषा हैरान थी कि वो कितना गिरा हुआ आदमी होगा जो उसके साथ रात में ऐसी हरकत करने के बाद दिन में उसे ऐसे बात करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिद्धार्थ की बेफिक्री देखकर मनीषा का खून खौल रहा था। वो बेचैन थी उसे अपने किए की सजा दिलवाने के लिए, लेकिन सबूत नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबूत कहाँ से लाए। हर सुबह जब उसकी आंखें खुलती तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता था। मनीषा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसने इनाया को फोन लगाया। फिर उसने पिछले रात की बात बताई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ना तो चाकू पर खून था ना कहीं और। मैं थक गई हूँ इनाया, कुछ तो करना होगा सबूत का। मनीषा ने कहा। एक काम कर सकते हैं, स्पाई कैम लगा देते हैं, कहीं ऐसी जगह छुपा के कि उसे दिखाई ना दे। अब स्पाई कैम कहाँ से लाएंगे? इनाया ने पूछा। है एक मार्केट, उधर ये सब मिलता है। थोड़ा गली कुचे में जाना पड़ेगा, तो हम दोनों साथ चलते हैं। मनीषा ने सोचा कि यही अच्छा वक्त है। अनिरुद्ध भी आराम कर रहा है और दूसरा कोई काम नहीं है। उसने अपना पर्स लिया और इनाया से मिलने चली गई। रघुवंशी इंडस्ट्रीज के ऑफिस में बोर्ड मीटिंग हो रही थी। विनायक रघुवंशी डायरेक्टर्स को एड्रेस कर रहे थे। अनिरुद्ध के एक्सीडेंट के बाद से डायरेक्टर्स कुछ चिंतित थे। एक्सीडेंट से पहले तक बहुत सारी जिम्मेदारियां अनिरुद्ध ही संभाल रहा था और काफी अच्छी तरह संभाल रहा था, लेकिन अब वो ठीक से देख नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। जो इंसान अपने लिए दूसरों पर डिपेंडेंट था, वो कंपनी के काम कैसे संभालेगा? इसकी चिंता थी उन सभी को। ये बात उन्होंने विनायक बाबू से कही थी और इसलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। विनायक रघुवंशी ने कहा, कुछ नए फैसले लिए हैं हमने। प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी सिद्धार्थ को सौंप दी जाएगी और अनिरुद्ध को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। यह सुनकर डायरेक्टर्स की जान में जान आई। हालांकि सिद्धार्थ ने अभी तक कंपनी में ज्यादा कुछ काम नहीं किया था, लेकिन सबको लगा कि जिम्मेदारी दी जाएगी तो सिद्धार्थ संभाल लेगा। उनकी नजर में एक गैर जिम्मेदार लेकिन स्वस्थ आदमी एक जिम्मेदार अपाहिज से बेहतर था। इनाया और मनीषा उसी गली में पहुंचे जहां दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें थी। सस्ते फोन से लेकर कंप्यूटर और फोन पार्ट्स सब मिल रहे थे। एक छोटी सी दुकान से मनीषा और इनाया ने खूब देख समझकर एक स्पाई कैम पसंद किया। इनाया के इशारे पर मनीषा ने कैश पेमेंट किया। फिर सिद्धार्थ को जल्दी से जल्दी सबूत के साथ पकड़ने और सबक सिखाने के प्लान बनाती मनीषा घर लौटी। स्टडी में झांक कर देखा तो अनिरुद्ध किसी किताब में खोया था। ये मनीषा के लिए अच्छा मौका था। अलग अलग कोनों से देखने समझने के बाद मनीषा ने फैसला किया कि कैमरे के लिए सबसे सही जगह ड्रेसिंग टेबल पर थी। वहाँ से दिखता भी ठीक था और उस पर पड़े क्रीम और परफ्यूम्स में वो कैमरा छुप भी जाएगा, जैसा दुकान में समझाया गया था। मनीषा ने वैसे उसे लगा दिया। नहाकर सोने के लिए जब मनीषा बेड पर लेटी तो उसके अंदर तनाव सा था।
कैसी विडंबना थी। हर रात वो जिस नकाबपोश के ना आने की प्रार्थना करती थी, आज उसे उसका इंतजार था, क्योंकि बिना उसके आए उसे सबूत नहीं मिलने वाला था। वो लाइट बंद करके लेट गई और इंतजार करने लगी। तभी दरवाजा खुला। मनीषा ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा तो पता चला अनिरुद्ध अपनी व्हीलचेयर पर अंदर आ रहा था। मनीषा परेशान हो गई। अनिरुद्ध के कमरे में होने पर वो आदमी नहीं आता था। अगर आज अनिरुद्ध यहाँ सोया तो उसकी इतनी मेहनत बेकार जाएगी। आप सोने आए हैं? मनीषा ने पूछा। क्या हुआ, हमारे यहाँ रहने से आपको कोई परेशानी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मनीषा घबरा कर बोली। उसे ना ठीक से झूठ बोलना आता था, ना एक्टिंग आती थी। मैं तो बस कुछ पढ़ना चाहती थी स्टडी में। आपको कुछ पढ़कर सुनाऊं? आपके यूं अचानक पढ़ने में दिलचस्पी से हमें लग रहा है आपको कल की किताब बहुत पसंद आई। अनिरुद्ध ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। आज फिर वही पढ़ना चाहेंगे? मनीषा को समझ में आ गया कि अनिरुद्ध का इशारा कल के किसकी तरफ था। याद आते ही उसका चेहरा लाल हो गया। अनिरुद्ध के सवाल पर ना तो वो हाँ कह सकती थी और ना ही ना। अनिरुद्ध से इतना करीब होना उसे अच्छा तो लगता था, लेकिन इस बात को अपने मुंह से कहना ये तो मनीषा से नहीं होने वाला था। उसकी झिझक को भांपते हुए अनिरुद्ध ने कहा, हम लोगों को परसों निकलना है और कल का दिन भी बिजी रहने वाला है। हम लोगों को आज रात अच्छे से आराम करना चाहिए। अनिरुद्ध की बात ठीक थी। उसे मनीषा काट नहीं सकती थी, और अगर कमरे से बाहर रखने का कोई नया बहाना निकाला तो उसे शक हो जाएगा। तो देखा जाए तो उसे पक्का पता भी तो नहीं था कि वो आदमी आज रात आने वाला है या नहीं। ठीक है, मनीषा मान गई तो अनिरुद्ध ने आगे कुछ नहीं कहा और दोनों लेट गए। मनीषा को अनिरुद्ध का पास में होना अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ में सबूत इकट्ठा करने की भी चिंता थी। आज की रात तो निकल गई, कल रात भी अनिरुद्ध पैकिंग करने के लिए यहीं रहने वाला था और उसके बाद वो लोग बाहर जा रहे थे। मनीषा सबूत के इतने करीब आ गई थी कि उसका मन इस ख्याल से बेचैन था कि दोषी सजा से बचता जा रहा है। थोड़ी देर तक करवटें बदलती रही। अनिरुद्ध के होने से उसे हमेशा सुरक्षित महसूस होता था। कुछ देर बाद उसे नींद भी आ गई। पास में अनिरुद्ध की आंखें खुली थी। उसकी काली आंखों की गहराइयों में झांकना मुश्किल था और उतना ही मुश्किल था उसके चेहरे को पढ़ना। वो मनीषा की तरफ देख रहा था। ये कहना मुश्किल था कि वो मनीषा को देख रहा है या बस स्पेस में घूर रहा है। अगले दिन मनीषा सुबह से ही काम में लग गई। नौकरों के साथ मिलकर उसने घर की साफ सफाई करवाई और फिर बाहर लॉन में भी बैठने का इंतजाम करवाया। खाने की टेबल से लेकर बर्तन, हर चीज का मुआयना किया। बुआ जी ने देखा तो बहुत खुश हो गई। बुआ जी, कितने लोग आ सकते हैं? कुछ कम तो नहीं पड़ेगा? मनीषा ने पूछा। अरे नहीं, मैंने सिर्फ रिश्तेदारों को ही बुलाया है ताकि भीड़ भाड़ ना हो, हम लोगों को गपशप का मौका मिले। शाम को धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू किया। लोग आपस में बैठकर बातें करने लगे, हंसी ठहाके हुए। मनीषा को एक अच्छा सरप्राइज मिला जब भरत अपने माँ बाप के साथ पहुँचा। ये बात वो किसी को बता नहीं सकती थी कि वो उसे जानती है। भरत और मनीषा दोनों ने इंतजार किया और अब किसी ने दोनों का इंट्रोडक्शन कराया। तब जाकर उन्होंने बात की। मनीषा ज्यादातर समय अनिरुद्ध के पास ही रही। वो उसके खाने पीने और उसकी जरूरतों का ख्याल रख रही थी। फिर बीच में वो किसी काम से किचन में गई तो पानी के बहाने भरत आया। आई एम रियली वेरी हैप्पी, तुम खुश लग रही हो। कहीं नाटक तो नहीं कर रही? भरत ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, सब ठीक है, मनीषा बोली। अनिरुद्ध का बर्ताव ठीक है तुम्हारे साथ? वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जब मनीषा ने मुस्कुराकर कहा तो भरत रिलैक्स्ड हो गया। माय ऑफर स्टैंड्स, अगर कोई परेशानी हो तुम कभी भी मुझे बता सकती हो, भरत बोला। थैंक यू, मनीषा ने कहा। तभी किसी ने आवाज लगाई कि अब केक कटेगा। सारे मेहमान अब हॉल में आ गए। हॉल में अच्छी सजावट थी और लाइट्स डिम थी। केक काटने के पहले बुआ जी ने कैंडल फूंकी और एक इच्छा की। मेरी इच्छा ये है कि अब अनिरुद्ध और मनीषा को एक बेटा हो जाए। इससे पहले कि मनीषा इस बात पर रिएक्ट करती, बुआ जी के पीछे एक औरत दिखाई दी। वो औरत एक पारदर्शी नीले से प्रकाश में नहाई हुई सी लग रही थी। एक साथ पूरे परिवार ने उसे पहचाना। कुछ चौंके तो कुछ की चीखें निकल गई और कुछ ने डर से आंखें बंद कर ली। ये तो मालती थी। मालती की उस रोशन आकृति ने कहा, आपने मुझे क्यों मारा अनिरुद्ध बाबू? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये बात उसने 3 बार कही और गायब हो गई। विनायक बाबू ने फौरन नौकरों को कहा कि सारे लाइट्स जलाएं और देखें क्या हुआ। मेड्स और नौकर सब डरे हुए थे। उन्होंने लाइट्स ऑन किया और इधर उधर देखा कि भूत कहाँ गया। लोग इतना डर गए थे कि वहाँ चुप्पी छा गई थी। मनीषा भी मालती को देखकर इस तरह डर गई थी। उसे कत्ल वाली रात की बातें याद आई और वो पसीने से नहा गई। उसने अपना हाथ चेहरे तक लाने की कोशिश की तो देखा अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। मनीषा के अपने हाथ तो ठंडे पड़ गए थे, लेकिन अनिरुद्ध के हाथ की गर्माहट धीरे धीरे उसके अंदर गई और वो बेहतर महसूस करने लगी। मेहमान काफी डर गए थे और रुकना नहीं चाहते थे। सबने जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना बेहतर समझा। विनायक बाबू को चिंता हो रही थी। उन्होंने घर के सब लोगों को कहा, इस घर के लोग, चाहे वो परिवार के हों या चाहे स्टाफ,
कोई इस घटना की चर्चा इस घर के बाहर नहीं करेगा। जो करेगा उसको अंजाम भुगतना होगा। विनायक बाबू भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनकी समझ से ये किसी आदमी का काम था और आज ये जिसने भी किया है कल उसे खोज लिया जाएगा और उसे इसकी कड़ी सजा मिलेगी। वे बोले। सब लोग वहाँ से अपने अपने कमरों में चले गए। जब मनीषा और अनिरुद्ध अपने कमरे में पहुंचे तो अनिरुद्ध ने पूछा, मनीषा आपको डर लग रहा है? डर कैसे नहीं लगेगा? मनीषा बोली, मैंने जिंदगी में पहली बार भूत देखा है। अनिरुद्ध अपने व्हीलचेयर को मनीषा के पास लाया और संजीदगी से पूछा, हम ये पूछना चाहते हैं कि मालती के भूत ने कहा हमने उसका खून किया, तो क्या आपको हमसे डर लग रहा है? उसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं। मैं तो इस सोच में हूँ कि वो भूत आया कहाँ से। उस समय मैं जरूर डर गई थी, पर मुझे पता है भूत नहीं होते। अनिरुद्ध ने कहा, आप बहुत निडर हैं। मनीषा जानती थी कि वो निडर नहीं थी। मालती के भूत को देखकर उस समय तो डर ही गई थी ना, और जब उस सफेद कार में मालती को देखा तब भी तो उसके होश उड़ गए थे। ओह, अब उसे ध्यान आया, मालती के भूत को तो उसने दूसरी बार देखा था। उसने अपना सर ठोक लिया कि उसे पहले क्यों नहीं याद आया। एक बार किसी का भूत देख लेना आंखों का धोखा हो सकता है, 2 बार का मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर ये भूत का ड्रामा कराया है। मनीषा ने कहा, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 2 दिन पहले मैंने मालती को कार में देखा था। ये सुनकर अनिरुद्ध शॉक में आ गया। ये सब कौन कर रहा था जानने के हम अपनी तरफ से इसकी तहकीकात कराना चाहते हैं। ठीक है। मनीषा का मन अब थोड़ा शांत हो रहा था। लग रहा था इस तमाशे के पीछे जीते जागते लोग थे और वैसे लोगों से निपटा जा सकता था। अनिरुद्ध के अपने लोग बहुत काबिल थे, ये बात तो मनीषा ने खुद देख लिया था, तो अब वो लोग पता लगा ही लेंगे। थैंक्स, आपको हम पर इतना भरोसा है। भरोसा तो होगा ही, आप मेरे हस्बैंड हैं। मनीषा ने झट से कहा और फिर खुद ही झेप गई। बात बदलने के लिए उसने पूछा, आपको क्या लगता है इस तमाशे के पीछे कौन होगा? जल्द ही सच खुलेगा। क्या आप पहले से ही जानते हैं वो कौन है? मनीषा ने पूछा। नहीं, हमारे कहने का मतलब था कि सच को ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। अगर किसी ने कुछ किया है तो सुराग जरूर छोड़ा होगा। मनीषा हर तरह से अनिरुद्ध की इस बात से सहमत थी। पहले भी कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि आपने कत्ल किए हैं। हो सकता है वही लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीषा बोली, एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने कहा कि हमें इंटरमिटेंट अमनेसिया है, हमारी यादाश्त बीच बीच में चली जाती है। हो सकता है हमने कोई कत्ल किया हो और हमें याद ना हो। अनिरुद्ध ने संजीदगी से कहा। मनीषा चौंक गई। हर कदम पर उसे अनिरुद्ध के बारे में कोई न कोई नई बात पता चल रही थी। अब ये यादाश्त की बात कहाँ से आ गई? लेकिन चाहे याद हो या ना हो, कत्ल तो कत्ल होता है। उसको घबराते देखकर अनिरुद्ध हंस दिया। ये बात किसी एक डॉक्टर ने नहीं कही थी, किसी और ने कंफर्म नहीं किया, और मुझे नहीं लगता है कि हमने कुछ किया है और हमें कुछ याद नहीं हो। मनीषा को यह समझ नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध सीरियस है या मजाक कर रहा है। उसने बात को टालने के लिए कहा, सच जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है। अनिरुद्ध उसे इस बात की एश्योरेंस देता है। मनीषा के दिल में उथल पुथल अब भी चल रही थी। अनिरुद्ध की बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सपने और हकीकत में फासले कम हो रहे थे। उस दिन दोनों इतना थक गए थे कि जल्दी ही सो गए। लेकिन रघुवंशी स्टेट में मालती का भूत दिखने से जो डर फैला था, उससे कई लोग नहीं सोए थे। विनायक बाबू नौकरों की फौज को इधर से उधर दौड़ा रहे थे, लेकिन कहीं कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा था। खोज जारी रही। इतने में खबर मिली कि पुलिस आई है। आज की घटना के बारे में उन्हें किसी ने शिकायत की थी, इसलिए वो आ गए। विनायक बाबू सोच में पड़ गए कि ऐसा किसने किया होगा। कोई और चारा नहीं था, इसलिए पुलिस वालों को अंदर बुला लिया। फिर उन्हें बताया कि पार्टी के दौरान क्या घटना हुई। पुलिस वाले चौंक गए और उन्होंने गेस्ट लिस्ट देखनी चाहिए। विनायक बाबू पहले ही गेस्ट लिस्ट को छान चुके थे, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे पुलिस को लिस्ट दे दी थी। उनमें कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। आने वाले सभी लोग रिश्तेदार थे, उनमें से किसी पर शक नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने स्टाफ से भी पूछताछ की, सारे घर और बाहर का मुआयना किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस के जाने के बाद विनायक बाबू ने देखा उनकी पत्नी की हालत खराब हो रही थी। वो सोफे पर बैठी टकटकी लगाए कुछ बुदबुदा रही थी। अनुराधा देवी बहुत ही अंधविश्वासी थी और एक बार जो बात उनके मन में घर कर जाए तो निकलती नहीं थी। अनिरुद्ध उनके जुड़वा लड़कों में से पहले पैदा हुआ था। चूंकि उसके पैर पहले निकले थे, अनुराधा देवी ने अपने ही बड़े लड़के को अपनाने से मना कर दिया था। अब इस समय में उन्होंने साक्षात भूत ही देख लिया था, तो जाहिर था कि उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। विनायक बाबू ने पास जाकर सुनने की कोशिश की कि वो क्या रटे जा रही है। वो धीरे धीरे एक ही बात रट रही थी, मेरा बेटा कातिल है, मेरा बेटा कातिल है, मेरा बेटा। ये क्या बकवास करती जा रही हो, चुप हो जाओ, विनायक बाबू ने गुस्से में कहा। लेकिन अनुराधा देवी चुप नहीं हुई, बस सर झुकाकर वही बात रटती रही। विनायक बाबू ने देखा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मेड को हिदायत दी कि उनका ध्यान रखे और वो अपने कमरे में सोने चले गए। अनुराधा देवी की आवाज रात के सन्नाटे को चीरते हुए धीरे धीरे
जोर पकड़ रही थी, मेरा बेटा कातिल है। दूसरे दिन सुबह मनीषा उठी तो अच्छा महसूस कर रही थी। वो तैयार होकर नीचे गई तो देखा अनुराधा जी सोफे पर बैठी बुदबुदा रही हैं। मनीषा ने सोचा वो जरूर पिछले दिन की घटना को लेकर परेशान है। हिम्मत और सहूलियत देने के ख्याल से मनीषा उनके पास बैठ गई और बहुत धीमी आवाज में कहा, माँ, डरने की कोई बात नहीं है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। अनुराधा देवी ने मुड़कर देखा और जब उन्हें एहसास हुआ कि मनीषा उनके करीब बैठी है तो वो गुस्से से भर गई और पूरी ताकत से मनीषा को धक्का दिया। तुम पास मत आओ मेरे, वो चिल्लाई। मनीषा जमीन पर गिर गई। जब उसने उठने की कोशिश की तो दो हाथों ने उसे पीछे से सहारा दिया। उसने पीछे देखा तो भरत था। भरत ने मनीषा को सहारा देकर खड़ा किया और दूसरी तरफ ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। वो इस पारिवारिक घटना पर कुछ कहकर मनीषा को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। बात बदलने के लिए उसने कहा, मैंने सुना अभी तुम्हें भूत पर विश्वास नहीं है। तुम भूत से कैसे नहीं डरती? हर कोई डरता है। मुझे डर नहीं, क्योंकि मेरा मन साफ है, वहाँ भूतों के लिए कोई जगह नहीं, मनीषा ने कहा। भरत ने आवाज नीचे करके नाटकीय अंदाज में मनीषा के कान के पास कहा, तुम्हें ये भी डर नहीं कि अगर अनिरुद्ध कातिल है तो वो तुम्हें मार भी सकता है, और मैं डर जाऊं तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? जब डरने से कोई फायदा नहीं होने वाला तो क्यों डरना, मनीषा ने कहा। तभी लिफ्ट खुली और कैलाश अनिरुद्ध को लेकर बाहर निकला। अनुराधा देवी ने भी अनिरुद्ध को देखा और उनके गुस्से ने उन्हें पागल बना दिया। वो दौड़कर अनिरुद्ध के पास गई और उसे अपने हाथों से मारने लगी। ऐसा कुलक्षण बेटा हमारे खानदान में कैसे पैदा हुआ और कितने खून करोगे? जरा सी भी शर्म बची है तो जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अनिरुद्ध ने अनुराधा जी के चिल्लाने और मारने का कोई जवाब नहीं दिया। वो यूं ही भावहीन बर्फीले चट्टान की तरह बैठा रहा। लेकिन मनीषा का दिल जैसे फट गया। एक माँ अपने बेटे के साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकती है? अपना खुद का बहुत पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। वो अनिरुद्ध के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मनीषा जाकर अनिरुद्ध के सामने खड़ी हो गई। बस कीजिए। अनिरुद्ध ने जैसे ही समझा कि मनीषा क्या कर रही है, वो चिल्लाया, मनीषा आप हट जाएं। बिल्कुल नहीं। अनुराधा देवी को मनीषा के यूं बीच में पड़ने से और भी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने सामने पड़े एक छोटे शीशे के शो पीस को उठाकर दे मारा। शो पीस आकर मनीषा के माथे पर लगा, उसको चोट लगी और खून बहने लगा। फिर मनीषा बेहोश हो गई। अब तक हर कोई शौक में था। अब भरत दौड़ा। अनिरुद्ध को लगा कि कुछ बुरा हुआ। भरत ने बताया कि मनीषा को चोट लगी है और वो बेहोश है। अनिरुद्ध चिल्लाया, कोई जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। भरत पहले ही मनीषा को उठाने में लगा था। उसने कहा, मैं इन्हें अपनी कार में लेकर आगे निकल रहा हूँ, आपको कैलाश पीछे से ले आएगा। भरत ने मनीषा को पीछे की सीट पर लिटा दिया और हॉस्पिटल की ओर निकला। एक स्पीड बम्प पर गाड़ी के हिलने से मनीषा की आंखें खुली। भरत ने देखा तो पूछा, तुम कैसा फील कर रही हो? मनीषा ने अपना सर छूकर मुंह बनाया। अनिरुद्ध कहाँ है? वाह, हॉस्पिटल तुम्हें मैं ले जा रहा हूँ और तुम अनिरुद्ध के बारे में पूछ रही हो? भरत ने चिढ़कर जवाब दिया। तुमने अनिरुद्ध को घर पर ही छोड़ दिया तो उसकी माँ पता नहीं और क्या क्या करेगी। अरे भाई, वो उसकी अपनी माँ है, ऐसा क्या ही करेंगी वो? भरत ने कहा। देख के तो लग रहा था जान से मार डालेगी, तुमने देखा नहीं? मनीषा की चिंता देखकर भरत हंसने लगा। मनीषा को गुस्सा आया और वो बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे लगता है अनिरुद्ध तुम्हारे सामने कमजोर होने का नाटक कर रहा था। भरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं होती तो वो बचा लेता अपने आप को। कैसे बचा लेता? ना वो देख सकता है ना खुद से भाग सकता है, तुम अजीब बातें कर रहे हो, मनीषा ने हैरानी में कहा। भरत ने कुछ नहीं कहा, बस मनीषा को देखता रहा। सोच रहा था कि वो कैसे अनिरुद्ध की हर बात पर विश्वास करती है। मनीषा बार बार अपना फोन चेक करती थी और मुड़ मुड़ कर पीछे देखती थी। भरत ने उसकी हरकतें देखते हुए कहा, जिस तरह से तुम्हें अनिरुद्ध की फिक्र है, जाहिर है तुम्हें उससे प्यार हो गया है। मनीषा चौंक गई। उसने इस बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था। अनिरुद्ध उसका पति था तो उसकी चिंता तो उसे होगी ही, और अनिरुद्ध के पास रहने से वो महफूज महसूस करती थी, ये सच था। उसके साथ नजदीकियां अच्छी लगती थी, ये भी सच था। अनिरुद्ध के साथ किसका सोच कर ही उसकी धड़कनें बढ़ गईं और कान लाल हो गए। भरत देख रहा था कि वो सोच में पड़ गई है। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी हाँ है, उसने चिढ़ाया। ये बेकार की बातें हैं, मुझे बस ये लगता है कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है, उसके बारे में गलत अफवाहें हैं। मनीषा ने कहा, उसके खूनी होने वाली अफवाहें? भरत ने पूछा। मुझे अच्छी तरह पता है, उसने किसी को नहीं मारा, मनीषा ने जोर देकर कहा। भरत चुपचाप मनीषा को देखता रहा। मनीषा नजरें झुकाए अपने हाथ के उस रुमाल को देख रही थी जो उसके सर पर लगा था। उस पर बड़े बड़े खून के धब्बे थे। देखकर मनीषा को मालती का चेहरा याद आया। तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें भूत पर विश्वास है या नहीं? मनीषा ने भरत से पूछा। मेरे विश्वास करने या नहीं करने से क्या होता है? पूरे खानदान को विश्वास है। तुमने देखा नहीं कल मुझे मम्मी पापा को फौरन घर पहुंचाना पड़ा। बाय द वे, आज मैं तुम्हारा हाल पूछने के ख्याल से ही आया था। मनीषा समझ रही थी कि पूरा परिवार वहमी था और कल इस तरह से मालती के भूत का आकर अनिरुद्ध पर इल्जाम लगाना और नई अफवाहें पैदा करना, उसके बारे में उसकी इस चिंता के बीच वो हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर ने मनीषा की जांच करके बताया कि कोई अंदरूनी चोट नहीं है, इसलिए चिंता की बात नहीं है।
बस इन्फेक्शन को रोकने के लिए आईवी एंटीबायोटिक लेना था। आईवी की सुई लगते ही मनीषा चिल्लाई। भरत बोला, अभी बहुत दर्द हो रहा है, तब तो दौड़ दौड़ कर गई थी अनिरुद्ध को बचाने। मनीषा ने कुछ नहीं कहा। फिर से उसके दिमाग में अनिरुद्ध घूमने लगा। उसकी माँ का इस तरह व्यवहार, लोगों की अफवाहें, अनिरुद्ध किस किस से लड़ेगा, और वो भी अपनी कमजोरियों के साथ। फिर मनीषा को एक ख्याल आया, भरत, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए बिना किसी को बताए। और मुझे क्या मिलेगा? भरत ने पूछा। पहले काम कर दो फिर देखेंगे, मनीषा ने कहा। ऐसा कौन सा सीक्रेट काम है? भरत ने उसे टेढ़ी आंखों से देखते हुए कहा। मुझे पता करना है मेरा कॉर्निया अनिरुद्ध से मैच करेगा या नहीं। भरत को टेंशन हो गई और वो बोला, क्यों पता करना है? सवाल नहीं, सिर्फ मदद चाहिए। और मैं मना कर दूं तो? भरत ने मुस्कुराकर पूछा। मनीषा ने सोचने का ड्रामा किया और कहा, फिर तो मुझे ही अपना मुंह खोलना पड़ेगा। तुम्हारे सीक्रेट्स तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल गए तो? मनीषा चिढ़ाते हुए हंसी। दैट्स नॉट फेयर, भरत चिल्लाया। दोनों हंसी रहे थे कि उन्होंने अनिरुद्ध को देखा, वो दरवाजे पर था। शायद कुछ देर से दोनों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। अनिरुद्ध कितनी देर पहले आया था? कितना जो विनायक बाबू के लाख समझाने पर भी ये मानने को तैयार नहीं हुए थे कि भूत नहीं होते। कुछ पल के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। भरत चुप हो गया और मनीषा की तरफ देखने लगा। तभी अनिरुद्ध ने पूछा, मनीषा, डॉक्टर ने क्या कहा आपकी चोट के बारे में? कुछ सीरियस नहीं है, बस आईवी के बाद वापस जा सकते हैं। अनिरुद्ध का चेहरा कुछ रिलैक्स हुआ। अच्छी बात है, हम वेट करते हैं, साथ चलेंगे। वापस जाते समय मनीषा अनिरुद्ध के साथ थी और भरत पीछे अपनी कार में। वो घर पहुंच ही रहे थे जब अनिरुद्ध ने पूछा, आपकी और भरत की क्या बात हो रही थी? सीक्रेट क्या है? मनीषा घबरा गई। उसे नहीं पता था अनिरुद्ध ने कुछ सुना था। कुछ खास नहीं, ऐसे ही भरत चढ़ा रहा था। मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, तो मैंने कहा कि मैं भी सबको बता दूंगी कि वो किस चीज से डरता है। किस चीज से डरता है वो? मैंने बोल दिया तो सीक्रेट नहीं रहेगा ना, फिर मैं उसको ब्लैकमेल कैसे करूंगी? मनीषा ने अपनी जबान काटी, पर अब तो बात निकल चुकी थी। आप उसे क्यों ब्लैकमेल करेंगी? अनिरुद्ध ने पूछा। मनीषा को कुछ नहीं सूझा तो उसने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, ओह, दर्द हो रहा है। अनिरुद्ध ने जब पूछा कि क्या हुआ है, तब तक रघुवंशी स्टेट आ गया। मनीषा ने देखा गेट के बाहर 15-20 लोगों का हुजूम खड़ा है, हाथों में कैमरा और माइक्रोफोन। मनीषा का माथा ठनका। कल घर में भूत आया और आज रिपोर्टर्स। ये सब ठीक नहीं हो रहा था। जिसने भी इन्हें यहाँ भेजा है उसने जरूर बताया होगा कि मालती के भूत ने क्या इल्जाम लगाया है, और अब ये लोग अनिरुद्ध को परेशान करेंगे। उसे लगा बाहर से ही मुड़ जाना चाहिए, फिर बाद में आ जाएंगे रिपोर्टर्स के जाने के बाद। हमारे गेट के बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं, हम लोग लौट चले, बाद में आएंगे। मनीषा ने अपना आइडिया रखा। अनिरुद्ध का चेहरा कड़ा हो गया। उसने कहा, नहीं, सीधा अंदर जाएंगे। मनीषा बहस करना चाहती थी, लेकिन अनिरुद्ध का चेहरा देखकर रुक गई। उनकी कार जैसे ही गेट पर जाकर रुकी, रिपोर्टर्स दौड़े आए और सवालों की झड़ी लगा दी। अनिरुद्ध बाबू, हमने सुना है आपके घर में कोई भूत आया था आपकी हत्या का बदला लेने। अनिरुद्ध बाबू, आपने हत्या की है या नहीं? मिस्टर रघुवंशी, क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? सवाल आते ही गए। अनिरुद्ध चुपचाप आगे देखता रहा, पर ये सब सुनकर मनीषा गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही थी। ये लोग इस तरह के बकवास सवाल क्यों पूछ रहे हैं? रिपोर्टर्स का काम है सच्चाई का पता लगाना, और ये लोग अफवाहों को सुनते हुए यहाँ तक धमक आए। मनीषा ने कुछ सोचा नहीं और वो कार से उतरकर उनके बेकार सवालों पर उन्हें डांट लगाने के लिए उतर गई। आप लोग पागल हो गए हैं जो इस तरह के सवाल कर रहे हैं, वो भी ऐसे इंसान से जो ना ही देख सकता है और न चल सकता है। इनकी आंखें काम नहीं करती हैं, लेकिन लगता है आप लोगों का तो दिमाग ही काम नहीं करता। सब स्तब्ध रह गए। अनिरुद्ध भी हैरान था। ये लड़की जो सारी जिंदगी अपने लिए भी नहीं लड़ पाई, वो आज उसके लिए इतने लोगों से लड़ रही थी। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद रिपोर्टर्स का ध्यान अब मनीषा पर आ गया। मिसेस रघुवंशी, आप क्या बता सकती हैं इस कत्ल के बारे में? मिसेस रघुवंशी, कत्ल का कारण क्या था? मिसेस रघुवंशी, आखिर कत्ल तो आपके घर में ही हुआ था। यह सब सुनकर मनीषा को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से चिल्लाई, आप लोग सब के सब बेवकूफ हैं। मनीषा दोबारा कार में बैठने के लिए बढ़ी। इतने में सवाल पूछने के लिए रिपोर्टर्स ने धक्कम धुक्की की और वो गिर गई। कैलाश ने जल्दी से उसे उठाया। अनिरुद्ध का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसने गुस्से में कहा, अगर किसी ने भी मेरी पत्नी से आगे एक शब्द भी कहा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लोग ठिठक गए। बहुत कम लोगों ने अनिरुद्ध रघुवंशी को गुस्से में देखा था। इतने में भरत पहुंचा। उसने देखते ही माजरा समझा और चिल्लाया, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर 2 मिनट के अंदर आप खाली नहीं करेंगे तो आपके अखबार और चैनल पर मैं खुद केस करूंगा। जल्दी ही मैदान खाली हो गया। अनिरुद्ध ने हल्के से मनीषा का हाथ पकड़ा। चलिए घर चलते हैं। तीनों अंदर गए तो परिवार के दूसरे लोग बैठे गप कर रहे थे। उनको देखते ही अनुराधा देवी के चेहरे से नफरत टपकने लगी। पहली बार मनीषा को लगा कि अच्छा है अनिरुद्ध अपनी माँ का चेहरा नहीं देख सकता, नहीं तो उसका दिल एक बार फिर टूट जाता। अनिरुद्ध और मनीषा लिफ्ट की तरफ जा रहे थे जब कैलाश पीछे से आया। सर, जो घर के आसपास खोजबीन करा रहे थे हम लोग, उसमें कुछ मिला है। कैलाश ने अनिरुद्ध के हाथ में एक काला बॉक्स दिया। अनिरुद्ध ने वो बॉक्स भरत को दिया और थोड़ी ऊंची आवाज में सबको सुनाकर कहा,
हम तो देख नहीं सकते भरत, क्यों ना तुम देखकर बताओ सबको कि ये क्या चीज है। अब पूरे परिवार का ध्यान उसी काले बॉक्स पर था। भरत ने बहुत ध्यान से उस बॉक्स को देखा, फिर मुस्कुराने लगा। अच्छा, ये चक्कर था। भरत ने जब बॉक्स हाथ में लिया तो उसे लगा रेडियो जैसा कुछ है, लेकिन उलट पलट के देखा तो लेंस दिखाई दिया और बटन के फंक्शंस देखते ही पक्का हो गया कि ये एक प्रोजेक्टर था। इसको चलाकर देखते हैं, भरत बोला। उसने मेट से कहा, सब लोगों को जमा कर लो। जब पूरा परिवार हॉल में आ गया तो भरत ने उस बॉक्स को टेबल पर रखकर चलाया। चलते ही सामने एक वही लहूलुहान चेहरा और वही बात, अनिरुद्ध पर आरोप, वो भी 3 बार। ये देखकर सब शॉक थे और अब जाकर पूरे परिवार के सर से भूत का बुखार उतरा। जो विनायक बाबू के लाख समझाने पर भी ये मानने को तैयार नहीं हुए थे कि भूत नहीं होते, उनकी भी आंखें और दिमाग खुल गए। क्या दिखा भरत? अनिरुद्ध ने पूछा। ब्लॉकबस्टर, भरत हंसकर बोला। स्टारिंग मिस मालती, तो यह प्रोजेक्टर था? अनिरुद्ध ने कहा। 3D प्रोजेक्टर है, लेटेस्ट, मुझे पता नहीं था, यहाँ मिलने भी लगा है। ये गिफ्ट चलेगा मनीषा? इससे पहले कि भरत कुछ आगे बोलता और अनिरुद्ध को शक होता कि दोनों के बीच क्या बात हुई, मनीषा ने बात बदली। पता नहीं इसे कौन लाया है, मनीषा ने कहा। तभी मनीषा की नजर अनुराधा देवी पर गई। ऐसा लग रहा था उन्हें सांप सूंघ गया हो। हॉल के बीच में वो बुद्ध की तरह खड़ी थी। मनीषा धीरे से अनुराधा देवी के पास गई। वह उन्हें अचानक चौंकाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से कहा, माँ, आपने देखा, यह कोई भूत नहीं है, बस किसी ने एक भद्दा मजाक किया है। अनुराधा देवी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। उसके बाद एक मेड उन्हें अपने कमरे में ले गई। मनीषा ने सोचा शायद अब अनिरुद्ध की माँ को उस पर विश्वास हो। 2 दिन से वो अनिरुद्ध को ही कातिल समझ रही थी, अब कम से कम उनका मन बदलेगा। मनीषा ने जब बुआ जी को देखा तो वह माला पर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रही थी। क्या आप मालती के लिए पूजा कर रही हैं? मनीषा ने पूछा। बुआ जी ने कहा, मालती को अपनी जगह पर जाना होगा। मनीषा उनको पूजा में डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, तो वो अनिरुद्ध के पास आ गई। वहाँ भरत अनिरुद्ध को पूरी डिटेल में समझा रहा था कि प्रोजेक्टर से क्या क्या दिखाई दिया। फिर भरत ने हंसकर कहा, तुम लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो मैंने प्रोजेक्टर चला दिया। अनिरुद्ध मुस्कुराया। हाँ भाई, इस बात का सारा क्रेडिट तुम्हारा। उधर से सिद्धार्थ पहुंचा। क्या बात है, मेरे भाई के जुड़वा भाई, आज तुम ही लग रहे हो भरत। मनीषा को उसको देखते ही गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अनिरुद्ध का शांत चेहरा भी अब तनाव में आ गया था। भरत ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, सिद्धार्थ, तुम लेट हो गए, तुमने एक बहुत अच्छा शो मिस कर दिया। ऐसा क्या था उसमें? सिद्धार्थ ने पूछा। और एक बार फिर भरत ने डिटेल में पूरी कहानी बताई। कहानी खत्म होने पर सिद्धार्थ ने एक कुटिल सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे तो मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे याद है कि बड़े भाई की नजरों की रोशनी जाने से पहले इस तरह के डिजिटल इक्विपमेंट्स में उसको काफी महारत थी। हो सकता है यह मजाक उसी ने किया हो। मनीषा को इतना गुस्सा आया, मन किया कुछ उठाकर फेंक दे सिद्धार्थ के ऊपर। तुम्हारा भाई तुम्हारी तरफ बेवकूफ नहीं है, मनीषा बोली। वह क्यों एक भूत दिखाकर खुद के ऊपर इल्जाम लगवाएगा? अगर मैं भूत होती तो कहती, सिद्धार्थ, तुमने मुझे क्यों मारा? जब सिद्धार्थ ने चौंक कर मनीषा की तरफ देखा तो उसको मनीषा की आंखों में गुस्सा और नफरत दिखी। वह हैरान हुआ कि मनीषा उस पर क्यों गुस्सा हो रही है। जरूर अनिरुद्ध ने उसको भड़काया होगा। उसने मुंह टेढ़ा किया और कहा, मजे करो तुम लोग। मनीषा ने जाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसकी नजर सिद्धार्थ की कलाई पर लगे बैंडेज पर पड़ी। उसे याद आया कि अभी तक सिद्धार्थ को सबक नहीं सिखा पाई है। एक बार फिर उसने मुट्ठी बांधकर अपने आप से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उससे अपना बदला लेकर रहेगी। मनीषा, आपको चोट लगी थी, अब आपको ऊपर जाकर आराम करना चाहिए, अनिरुद्ध बोला। उसकी आवाज सुनकर मनीषा का गुस्सा शांत हो गया। सब्सक्राइब करना रह गया, वो जल्दी से सब्सक्राइब उसने करें। धीरे से कहा, जाइए, कैलाश हमें ऊपर छोड़ देगा। नहीं, मैं छोड़ देती हूँ, मनीषा ने कहा। तभी भरत ने कहा, तुम लोग की प्यार भरी बातें कम से कम मेरे सामने तो मत करो, मेरी शादी नहीं हुई है अभी, मुझे जलन हो रही है। मनीषा शर्म से लाल हो गई। उसने चिढ़ाकर कहा, तो जाओ तुम भी शादी कर लो। मनीषा ने भरत की दुखती रग पर हाथ रख दिया। वो मुड़ा और चला गया। ऊपर बेडरूम में मनीषा प्रोजेक्टर को ध्यान से देख रही थी। उसे प्रोजेक्टर में दिखने वाला मालती का चेहरा याद आया, जिस पर खून लगा था। फिर उसने याद किया कि कैसे उसने स्विमिंग पूल में मालती की लाश तैरते देखी थी और चारों तरफ खून फैला हुआ था। अचानक वो चिल्लाई, मुझे याद आ गया। अनिरुद्ध के चेहरे पर तनाव आ गया और वो बोला, क्या हुआ? मनीषा ने सोचते हुए कैलाश से पूछा। कैलाश, ये प्रोजेक्टर कहाँ मिला? कैलाश ने पहले अनिरुद्ध की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, यह मुझे बाहर कचरे में मिला। मनीषा को कुछ शक हुआ कि जिस इंसान ने अनिरुद्ध को फंसाने का प्लान बनाया, उसने इतनी जरूरी चीज कचरे में क्यों फेंक दी, और वह भी घर के सामने। उसने कैलाश से पूछा, आपको कचरे में चेक करने का ख्याल कैसे आया? कल रात के बाद अनिरुद्ध बाबू ने हमें हर तरफ खोजने के लिए कहा था। खोजते खोजते हमने कचरे का डब्बा भी देख लिया। हो सकता है कि उस समय की अफरा तफरी में उस इंसान को जल्दी से इसे कहीं छुपाना रहा हो
और उसने जल्दीबाजी में कचरे के डिब्बे में फेंक दिया हो, या फिर जब डाइनिंग टेबल से सामान हटा रहे थे और कुछ साफ किया जा रहा था तो यह भी बाकी सामान के साथ कचरे में चला गया हो। मनीषा, आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको मालती के कत्ल के बारे में कुछ नया पता चला है? मनीषा बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया पता चला है, लेकिन ठीक से तभी बता पाऊंगी जब मैं फिर से सीसीटीवी फुटेज देख लूं। कैलाश, क्या आप पुल के सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं? कैलाश ने अनिरुद्ध की तरफ देखा कि वो क्या जवाब दे मनीषा को। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।